दोस्तों आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो मनी एंड बैंकिंग के रिगार्डिंग रहेगा। आगे जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा आरबीआई के अलग अलग प्रकार के काम कि कौन कौन से काम होते हैं आरबीआई के। तो नोटिस करो कि जब कहीं ना कहीं हम ग्रोथ प्रमोट करने की कोशिश करते हैं उसके साथ साथ कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ती है, वो थोड़ा दिक्कत देती है। जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा कैसे सेक्शन 45Z क्या है। विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स जब आएंगे, पर अभी फिलहाल हम आरबीआई का पर्पस समझ रहे हैं तो उसमें हल्का सा डिस्कशन करते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ पाए होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, उसका पर्पस याद रखना, हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है वाइल प्रमोटिंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। संविधान में कहीं पर भी, आई रिपीट, संविधान में कहीं पर भी आरबीआई का मेंशन नहीं है। ऑल द करेंसी नोट्स एक्सेप्ट ₹1 आर इशूड बाय आरबीआई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक रहेगा डिस्कशन का वो मनी एंड बैंकिंग के रिगार्डिंग रहेगा। ये जो मनी एंड बैंकिंग का टॉपिक है इसको हम समझेंगे। अब ये आप समझना कि यहां पर ना हमारे पास टोटल 2 चैप्टर्स में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसे आज हमारा टॉपिक थोड़ा मनी एंड बैंकिंग ओरिएंटेड रहेगा, नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा मॉनेटरी पॉलिसी के ओरिएंटेशन में रहेगा। हालांकि जो दोनों टॉपिक्स हैं कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हैं, तो आप दोनों लेक्चर्स को देखना, आज वाला भी और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको भी, सो दैट आपको पूरा जो कंप्लीट डिस्कशन है, कंप्लीट आइडिया है इस टॉपिक का, वो अच्छे से यहां पर हो पाए। राइट, तो हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि आखिर मनी क्या होता है, बैंकिंग क्या होता है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है इन टॉपिक्स के अंदर, सो एक एक करके हम यहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स को हम समझते रहेंगे। एंड जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें कंटेंट भी बीच में पढ़ना होगा। इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट की भी जानकारी हो, तो वो सारी चीजें भी हम आज के सेशन में अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे भी, एंड कैसे उनको लिखा जाता है वो सारी बातें भी हमें यहाँ पे कवर हम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारी टीम की तरफ से जो फाउंडेशन बैचेस हैं वो रन किए जाते हैं। जैसे जो बच्चे 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी टीम ने सीजन प्रिंस बैच जो है वो लॉन्च किया है इंग्लिश और हिंदी के अंदर। सिमिलरली जो 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए संकल्प बैच है इंग्लिश और हिंदी में, और ऐसे पिनिकल बैच इंग्लिश में देखने को मिलेगा। एंड जो बच्चे हमारे साथ 2028 में तैयारी करना चाहते हैं वो प्रारंभ बैच का पार्ट यहाँ पे बन सकते हैं, जहां फेज्ड मैनर के अंदर तैयारी करवाई जाती है। ये सभी कोर्सेज का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज में खुद को एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिर ये जो वर्ड है मॉनेटरी पॉलिसी, आखिर इस वर्ड का मतलब क्या होता है एंड हम ये करते क्यों हैं। मनी एंड बैंकिंग समझने के लिए एक बेसिक आइडिया मॉनेटरी पॉलिसी का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी बात होगी ना मॉनेटरी पॉलिसी की, आपके ध्यान में आएगा जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है। जैसे इंडिया के केस में आपका जो सेंट्रल बैंक है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा जो आरबीआई नीति बनाता है ना, द पॉलिसी विच इज मेड बाय आरबीआई, उसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब क्वेश्चन यहां पे ये आएगा कि सर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता क्यों है, क्या जरूरत है हमें करने की। देखो आगे जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा आरबीआई के अलग अलग प्रकार के काम कि कौन कौन से काम होते हैं आरबीआई के। बट अगर हम एक्चुअली बात करें कि आरबीआई का मुख्य काम क्या है, तो प्लीज सुनना, यहां पर आरबीआई का जो मेन काम है ना दैट इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन while promoting growth and employment। Control inflation without while promoting growth and employment। अब इसमें आप नोटिस करो, सबसे पहली बात है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अगर आपने मेरे पीछे वाले लेक्चर्स देख रखे हैं ना तो वहां मैंने आपको क्लियरली बताया था हमारा एक इन्फ्लेशन का टारगेट है। आज के समय हम लोग जो फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं FIT। व्हाट इज FIT? फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। आज के समय हम फॉलो करते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब इसमें क्या होता है, हमने अपने इन्फ्लेशन का टारगेट एक फिक्स नहीं रखा हुआ, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। अगर आपको पता हो तो हमारा गोल ये है कि हमारा जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वो 4 ± 2% होना चाहिए। 4 ± 2% का मतलब क्या?
4 ± 2% का मतलब ये है कि आपका मिनिमम इन्फ्लेशन मतलब 2% से लेकर 6% के बीच में यहां पे रहना चाहिए। दिस इज द रेंज। एक फ्लेक्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन के टारगेटिंग की। इस 2% को हम बोलते हैं लोअर टॉलरेंस लिमिट। और जो आपका यहां पे 6% है, इसको हम बोलते हैं क्या? वी कॉल इट एज द अपर टॉलरेंस लिमिट। तो हमारा जो इन्फ्लेशन होना चाहिए ना, वो इस रेंज में होना चाहिए, 4 ± 2%, यानी कि 2% और 6% के बीच में। कोशिश 4% के रखो, पर थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हमने दे रखी है 2% ऊपर या 2% नीचे जाने की। अब ये जिम्मेदारी है आरबीआई की। आगे पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, कैसे वो करती है इंश्योर, वो हम अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दे रखी है। आप लोगों को जब मैंने इन्फ्लेशन का चैप्टर बताया था, मैंने तब भी बताया था इन्फ्लेशन और ग्रोथ को साथ में अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप नोटिस करो कि जब कहीं ना कहीं हम ग्रोथ प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ती है, वो थोड़ा दिक्कत देती है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करें, उससे आपका ग्रोथ हैम्पर हो सकती है। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना है कि हाँ, महंगाई कंट्रोल करें, बट साथ ही साथ कोशिश करो एक तरह से ग्रोथ करने की, रोजगार जनरेट करने की। अब कुछ बच्चों के दिमाग में यहां पे डाउट आया होगा कि सर ये टारगेट दिया किसने, और ये टारगेट कौन सी इन्फ्लेशन का है? देखो आंसर बहुत सिंपल है। ये जो हम बात करें ना 4 ± 2%, ये हम बात करते हैं सीपीआई की। सीपीआई कंबाइंड जो हम बात करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ये टारगेट है। आरबीआई आज के समय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यहां पे टारगेट करता है 4 ± 2% का। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। पर ये टारगेट दिया किसने? देखो, ये जो टारगेट है ना, इसको ना जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ूंगा तो मैं बताऊंगा कैसे सेक्शन 45Z क्या है। विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स जब आएंगे। पर अभी फिलहाल हम आरबीआई का पर्पस समझ रहे हैं, तो उसमें हल्का सा डिस्कशन करते हैं। यहां पे आप समझना, ये जो टारगेट है ना, ये टारगेट ना फिक्स किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, टारगेट इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज इस बात को समझना। अगर ऑप्शन में आपका हो सेंट्रल गवर्नमेंट या आरबीआई, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को टिक मार्क करेंगे। ये टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करता है, पर फिक्स करते समय सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से कंसल्टेशन करता है। द टारगेट इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के साथ मिलकर कंसल्टेशन के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फिक्स करता है। तो आपसे भी पूछे कौन ये टारगेट फिक्स कर रहा है, वो फिक्स कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। समझे इस बात को? ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन जो यहां से आपका राइज हुआ होगा आरबीआई के काम के रिगार्डिंग, वो ये होगा कि सर हमने एक बार सोच लिया कि हाँ, हमें टारगेट रखना है इन्फ्लेशन का 4 ± 2%। क्या ये जिंदगी भर यही रहेगा? ऐसा तो नहीं है। एक्चुअली पता क्या है, ये टारगेट रिवाइज किया जा सकता है। हर 5 साल के बाद हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे पहले भी ये 4 ± 2% था, फिर 5 साल खत्म हुए, दोबारा मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड करके आया कि नहीं यार, ये सही लग रहा है, 4 ± 2% सही लग रहा है। तो 5 साल के बाद हम इसको रीएवैल्यूएट करते हैं कि क्या टारगेट चेंज करने की जरूरत तो नहीं है, क्या 3 ± 1% तो नहीं रखना, या कोई और इस तरह से तो नहीं रखना। तो फिलहाल के लिए हमें लगा कि नहीं नहीं, यही सही लग रहा है, तो इसी को हमने फर्दर अभी कंटिन्यू किया है। आगे जाके चेंज हो जाए तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, पर अभी के लिए हम 5 साल के लिए पर्पस से जाते हैं। अभी हमारा ये टारगेट है 4 ± 2%, पर इसको चेंज किया जा सकता है। आई होप यहां तक आपको समझ पाए होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, उसका पर्पस याद रखना, हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है वाइल प्रमोटिंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। और भी बहुत सारे काम करता है आरबीआई, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो बैंक नोट्स होते हैं, राइट, वो आपकी आरबीआई की जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा ना, आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। बताऊंगा कि कौन कौन से नोट्स पे होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी, वो आगे जब हम मनी पे आएंगे विल डिस्कस देयर। अभी फिलहाल एक बेसिक आइडिया लो कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब कुछ बातें हमें आरबीआई के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ना आरबीआई के ऊपर बने हुए हैं, पहले भी, आगे भी बन सकते हैं। 2021 में क्वेश्चन आया था आरबीआई के रिगार्डिंग,
और भी बार क्वेश्चन आए ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, पर आरबीआई के ऊपर फैक्चुअल क्वेश्चन 2021 में एक बार आ रखा है। तो प्लीज इस बात को हम समझेंगे कि आरबीआई कैसे बना। देखो आपको पता होगा कि आरबीआई कोई नया संस्थान नहीं है, आरबीआई आजादी से पहले एग्जिस्ट करता था। इनफैक्ट आरबीआई को बनाने के लिए एक कानून आया था विच वॉज कॉल्ड एज आरबीआई एक्ट 1934। इस कानून के माध्यम से आरबीआई बना एंड आरबीआई ने जो अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए वो ऑपरेशंस आरबीआई ने स्टार्ट किए 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने अपने जो ऑपरेशंस थे वो यहां से स्टार्ट किए। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि लगभग 90-91 साल हो चुके हैं आरबीआई को स्टार्ट हुए। ठीक है, पर क्वेश्चन यहां पे ये आएगा कि सर आरबीआई बनाने की जरूरत क्या पड़ी। देखो दरअसल में एक कमेटी है, आप इसको कमेटी का नाम याद रखना, द कमेटीज नेम इज हिल्टन यंग कमीशन। एक बहुत फेमस कमीशन रहा हिल्टन यंग कमीशन, इसको पॉपुलरली हम बोलते हैं हिल्टन यंग कमीशन के नाम से। बट इसका जो एक्चुअल में नाम था ना, इसका एक्चुअल में नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये इस कमीशन का एक्चुअल में नाम था। ठीक है, अब इस कमीशन ने देखा कि यार देखो भारत के लिए एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो कहीं ना कहीं सारे के सारे जो काम एक सेंट्रल बैंक करता है वो कर पाए। इस कमीशन ने रिकमेंड किया, इस कमीशन की रिकमेंडेशन मानी गई एंड 1934 के अंदर कानून आता है आरबीआई एक्ट 1934, जिसके माध्यम से ये 1 अप्रैल 1935 से अपने कामकाज जो करना है वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब आपको पहली चीज समझ आ गई होगी कि ये आजादी से पहले बन चुका था। दूसरी बात आप यहां पे ध्यान में रखेंगे कि अगर आपने जैसे पॉलिटी पढ़ी होगी, आपने पूरा संविधान पढ़ा होगा, संविधान में कहीं पर भी, आई रिपीट, संविधान में कहीं पर भी आरबीआई का मेंशन नहीं है। इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज नो मेंशन ऑफ आरबीआई, देयर इज नो मेंशन ऑफ आरबीआई। ओके ओके ओके, ठीक है। शुरुआत में जब आपका आरबीआई बना तो इसके इनिशियली जो हेडक्वार्टर्स थे, वो कोलकाता में थे स्टार्टिंग में, जब ये बना था 1934-35 में। बट आगे जाके इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं एंड इनफैक्ट अगर हम आज की बात करें तो आज के समय में जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको आरबीआई के मुंबई में ही देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग में कुछ 3-4 साल के लिए कोलकाता में थे, बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स जो थे वो शिफ्ट कर दिए गए मुंबई में। एंड इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि आज के समय भी इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको मुंबई में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। आरबीआई जो था ना वो भारत का तो सेंट्रल बैंक है ही है, बट पास्ट में इसने 2 और देशों के सेंट्रल बैंक के तौर के ऊपर काम कर रखा है। जैसे आप बता सकते हो कौन से 2 देश है? ये जो 2 देशों की मैं बात कर रहा हूं ये है पाकिस्तान एंड म्यांमार। पाकिस्तान एंड म्यांमार, इन 2 देशों के लिए भी हमने एज अ सेंट्रल बैंक का काम कर रखा है। एक्चुअली पता क्या हुआ, कुछ समय के लिए जब तक इन देशों के पास खुद के सेंट्रल बैंक नहीं थे उतने समय के लिए आरबीआई इनका सेंट्रल बैंक रहा। फिर जब इन्होंने खुद के अपने अपने सेंट्रल बैंक्स बना लिए तो आरबीआई ने इनके लिए काम करना बंद कर दिया। बट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम यहां पर पाकिस्तान और म्यांमार के हम लोग सेंट्रल बैंक थे। ठीक है, अब यहां पे सवाल आता है, कई बच्चों का डाउट ये आता है कि सर आरबीआई का कंट्रोल कौन करता है, हु कंट्रोल्स आरबीआई? देखो अगर आप नोटिस करोगे ना, आरबीआई जो है उसकी ओनरशिप किसके पास है? कौन है आरबीआई का ओनर? इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है कि जो आरबीआई के ओनर हैं वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। दिस इज विदाउट अ डाउट, सेंट्रल गवर्नमेंट ही आरबीआई को ओन करती है। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें आरबीआई एक्ट की तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात दे रखी है। आरबीआई
एक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात दे रखी है, समझना इस बात को। कई बार ये डाउट आता है दिमाग के अंदर, क्या आरबीआई अपनी मर्जी से काम करता है या केंद्र सरकार उसको काम करवाती है? ये कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट आएगा। देखो मेरी बात समझना, यहां पे आरबीआई का ओनर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, आरबीआई का मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट है। बट आरबीआई ऑटोनमसली काम करता है। बट एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप इस कानून की बात करो, इफ यू लुक इनटू आरबीआई एक्ट, उस एक्ट में एक बात मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है? इस एक्ट में ये जो बात मेंशन्ड है वो ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो आरबीआई को डायरेक्शंस दे सकता है। क्या दे सकता है? डायरेक्शंस। और ये डायरेक्शंस होनी चाहिए इन द पब्लिक इंटरेस्ट। कहां लिखा हुआ है ये बात? ये बात लिखी गई है इन द आरबीआई एक्ट। संविधान में नहीं लिखी हुई, ये आरबीआई एक्ट में लिखी हुई है कि अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो लोगों की भलाई के लिए आरबीआई को कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, ऐसा आरबीआई एक्ट में मेंशन्ड है। तो अगर सरकार चाहे तो आरबीआई को कोई बात बताई जा सकती है, पर अगर हम इन जनरल टर्म्स की बात करें तो आरबीआई अपने आप में आपको एक ऑटोनमस बॉडी देखने को मिलेगा जो अपने हिसाब से यहां पे काम करता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको यहां पे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कुछ बातें हमने समझी, कुछ बातें मैं आपको कंटेंट के साथ आपको यहां पे अभी डिस्कस करूंगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको बात की ना कि आरबीआई का मालिक कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमेशा ऐसा नहीं था। जब स्टार्टिंग में आरबीआई बना तो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स, कुछ प्राइवेट बैंक्स आरबीआई को ओन करते थे। स्टार्टिंग में आरबीआई पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करता था। स्टार्टिंग में आरबीआई प्राइवेट ओनरशिप थी आरबीआई की। बट आजादी के बाद 1949 जब आता है ना, आजादी के 2 साल बाद 1949 में आपका आरबीआई का नेशनलाइजेशन होता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कहीं ना कहीं आरबीआई का मालिक कौन बन गया? वहां से आरबीआई का मालिक बन गया आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बात का भी हम यहां पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलो थोड़ा कंटेंट पढ़ते हैं। देखो आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में ना कई सारे कानून आते हैं, बहुत सारे कानून आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई एक्ट तो मैंने आपको बताया ही 1934। इसके अलावा आपका पब्लिक डेट एक्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकों के रेगुलेटर के तौर के ऊपर आरबीआई काम करता है। बैंकों से बहुत सारा डेटा आरबीआई इंश्योर करता है कि कोई बैंक धोखाधड़ी ना करे, वो इसी एक्ट के माध्यम से है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले एक्ट है ना, एक्चुअली पता क्या है, मैं आगे आपको जब फाइनेंशियल मार्केट बताऊंगा, आई टेल यू अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बट एक सिंपल बात ये है, अगर सरकार को, हमारी सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो उधार ले सकते हैं। उधार लेने के लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करते हैं। सरकार ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करी, बदले में सरकार को पैसा मिल गया। ये सारा काम, ये देख देख का काम, ये कौन देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए आंसर इज, ये सारा काम आरबीआई देखता है। जैसे मुझे मान लो पैसों की जरूरत होती है, मैं कहां जाता हूं? मैं जाता हूं आईसीआईसीआई बैंक के पास, क्योंकि मेरा अकाउंट वहां पर है। वो मुझे दे देते हैं पैसा, लोन लेना होता है लोन लेते हैं, पैसा जमा कराना होता है तो वो देख देते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक मेरा बैंकर हुआ, इट इज माई बैंकर। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, उनको अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो कहां जाएंगे? वो आरबीआई पूरा काम का देखा जोखा करेगा। आरबीआई उनके बिहाफ के ऊपर गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगा, ठीक है ना। तो वो सारा कानून जो है इसके पीछे का, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट है। फिर ये सारफेसी एक्ट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम एनपीए की प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। ये सीआईसी, ये सारा बातें हम डिस्कस करेंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं आरबीआई के काम की, तो आरबीआई कई तरह के काम करता है, इसको भी समझना आप लोग। हाँ जी, सबसे पहली चीज तो यहां पे ये है कि आरबीआई करेंसी इशू करता है। बट बहुत ध्यान से समझना कि कौन सी करेंसी। देखो होता पता क्या है, अगर हम बात करें भारत में
जितने भी क्वाइंस हैं एंड जो ₹1 के नोट हैं, ये आरबीआई नहीं इशू करता। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। पर अगर हम नोट्स की बात करें, एक्सेप्ट ₹1, ₹1 के नोट को अगर हम छोड़ दें, तो जितने भी नोट हुए, चाहे ₹2 का है, ₹5 का है, 10 का है, 50 का है, 100 का है, 500 का है, जो भी नोट है आपका, एक्सेप्ट ₹1, ये सारे के सारे आरबीआई ही इशू करता है। दीज आर इशूड बाय आरबीआई। ऑल द करेंसी नोट्स एक्सेप्ट ₹1 आर इशूड बाय आरबीआई। आप ₹1 के नोट को छोड़ के कोई मर्जी नोट उठा लो, कोई मर्जी नोट उठा लो, आपको वहां पर आरबीआई गवर्नर के साइन देखने को मिलेंगे। वहां आरबीआई गवर्नर के साइन के ऊपर एक लाइन लिखी होती है, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ ₹100, लेट्स से ₹100। मैं धारक को ₹100 अदा करने का वचन देता हूं। नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन होंगे। ₹1 के नोट में ऐसा नहीं होता। ₹1 का नोट आरबीआई इशू नहीं करता, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होता है, वहां फाइनेंस सेक्रेटरी का रोल रहता है। पर ₹1 के नोट के अलावा जितने भी आपके नोट्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके आरबीआई इशू करते हैं। सो आरबीआई एक्ट्स एज द इशूअर ऑफ करेंसी नोट्स एक्सेप्ट ₹1। ठीक है, ये दरअसल में ना ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार ने हमेशा से ऐसे ही इसको अडॉप्ट किया है, क्वाइनेज एक्ट के माध्यम से। इसके पीछे एक एक्ट है, क्वाइनेज एक्ट, ये जो क्वाइंस की मैं बात कर रहा था। एक बात और ध्यान में रखना, अगर आपको एसेट और लायबिलिटी का मतलब समझ आता है ना, लायबिलिटी होता है मेरी जिम्मेदारी, एसेट होता है हमारा जो विच इज जहां पे हमारी ओनरशिप होती है। ये जितने भी करेंसी नोट्स आरबीआई आपका इशू करता है ना, ₹1 के नोट को छोड़ के, ये सारे आपके आरबीआई की लायबिलिटी माने जाते हैं। ठीक है ना, दीज आर कंसिडर्ड एज लायबिलिटी फॉर द आरबीआई। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ₹1 का नोट लायबिलिटी नहीं है, बाकी जो आपके ₹2, ₹5, ₹10, ये जो भी नोट्स होते हैं आरबीआई की लायबिलिटी माने जाते हैं। तो आरबीआई करेंसी नोट्स को इशू करता है एक्सेप्ट ₹1। इसके अलावा गवर्नमेंट का बैंकर, मैंने आपको बोला ना, अगर सरकार को पैसों की जरूरत है तो सारा का सारा काम देखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनके बिहाफ पे इशू करना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की। आई रिपीट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का काम जो देखने का है वो आपका आरबीआई ही करता है। फिर बैंकों की मदद करता है। बैंकों की कैसे मदद करता है ये पढ़ेंगे आगे। आप लोगों ने सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनके बारे में सुना होगा, पढ़ा नहीं है कोई बात नहीं, बस सुना तो होगा। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बैंकों के कॉन्टेक्स्ट में देखना, ये आरबीआई की जिम्मेदारी है। एक एक चीज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सीआरआर, एसएलआर क्या होता है, रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो, एसएलआर, ठीक है, एसडीएफ क्या होता है, सारी बातें पढ़ेंगे। ये सारा काम भी आपका आरबीआई का ही है। फिर कमर्शियल बैंक्स को मदद करता है। एक बात आती है कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करने की, ये भी वही बात है एसएलआर सीएलआर के माध्यम से। विल डिस्कस दिस ऑल दोस थिंग्स। एक आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अभी एक बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं, ऊपर से एक एक चीज को आगे डिटेल में समझेंगे। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या? देखो, एक ना बात बोली जाती है कि जब मुश्किल परिस्थिति आती है ना, तो सब लोग साथ छोड़ के भाग जाते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। इसी तरह से हमारे बैंकों के ऊपर कई बार मुश्किल परिस्थिति आती है, बैंकों की सिचुएशन कई बार खराब हो जाती है। ऐसे समय बैंकों की मदद करने के लिए, उनको लैंड करने के लिए कौन सामने आता है? वो आता है आरबीआई। इसी को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी दरवाजा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, बैंकों के लिए एक दरवाजा खुला रहता है, वो होता है आरबीआई का दरवाजा। उसी को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट्स। इट ऑफर्स लोन्स टू बैंक्स और इंस्टीट्यूशन फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी और नियर कोलैप्स। बाकी इसके अलावा आप लोगों ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सुने होंगे। आरबीआई के पास एक तिजोरी रहती है, उसमें आपके फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, आपका रिजर्व ट्रांसपोजिशन, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो विदेशी मुद्रा के अंदर आपका पैसा रहता है वो आरबीआई ही की कस्टडी में ही होता है। आप कई बार सुनते हो ना कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व $700 बिलियन क्रॉस कर गए। कहां पर है ये $700 बिलियन? ये आरबीआई के पास है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें एक एक करके पढ़नी है आगे, बट एक बेसिक ओवरव्यू हमने यहां पे ले लिया। अब कुछ और छोटी बातें आरबीआई के बारे में, फिर हम आगे अपना बैंकिंग की तरफ बढ़ेंगे। जस्ट एक छोटी बातें कि देखो, आरबीआई में ना एक होते हैं आरबीआई गवर्नर, ठीक है, एक होते हैं आपके आरबीआई गवर्नर एंड अप टू 4 डेप्यूटी गवर्नर। ठीक है, एक होंगे आपके गवर्नर
और मैक्सिमम 4 होंगे आपके डेप्टी गवर्नर। अब सवाल आता है कि आखिर इनको कौन अपॉइंट करता है, ये जो गवर्नर है या डेप्टी गवर्नर है, इन सबको आपका अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है इनको? इनको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पर ये सवाल आपके दिमाग में आएगा, क्या किसी को भी चुन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट? ऐसा नहीं होता। देखो, होता पता क्या है, ये जो चुने जाते हैं डेप्यूटी गवर्नर्स और आपके आरबीआई गवर्नर, इनको चुनने के लिए हमारे पास एक कमेटी होती है, फाइनेंशियल सेक्टर अपॉइंटमेंट रेगुलेटरी कमेटी। ठीक है, यहां पे नाम पूरा इसका लिखा हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। ये कमेटी हमारे सामने, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। इस कमेटी को हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं। कौन हेड करते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। बेसिकली अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो ना, और आप इंडिया के सबसे बड़े आईएएस ऑफिसर बन जाओगे जिस दिन, तो आप कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी को। ये कुछ नाम लेकर आते हैं, ये नाम आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने लिखे जाते हैं। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अकॉर्डिंगली उन लोगों को जो उनको ठीक लगेगा, उनको गवर्नर या डिप्टी गवर्नर यहां पे अपॉइंट किया जाता है। तो अपॉइंटमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस सर्च कमेटी कॉल्ड एज फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, जिसको कि आपके कैबिनेट सेक्रेटरी यहां पे चेयर करते हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना है। फिर इनका जो टेन्योर होता है, इनका टेन्योर बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, इनका टेन्योर बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली पता क्या होता है, इनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है। ठीक है, पर आपके दिमाग में आएगा, नहीं नहीं सर, हमने तो कई आरबीआई गवर्नर देखे हैं जिन्होंने 3 साल से एक्सटेंड कर दिया। बिल्कुल, होता पता क्या है, नॉर्मली ऐसा होता है कि इनका टर्म होता है 3 साल का और इनको 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है। तो इस तरह से नॉर्मली ये 5 साल काम करते हैं। पर अगर हम आरबीआई कानून की बात करेंगे ना, उसमें बात लिखी गई है कि इनका टर्म जो होगा वो 3 साल का होगा। पर अकॉर्डिंगली मतलब 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो फिक्स बट किया जाता है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे नहीं यार 2 साल का ही टर्म रख रहे हैं, तो वो भी किया जा सकता है, क्योंकि कंट्रोल आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है। पर आरबीआई एक्ट में क्या लिखा हुआ है? द टर्म विल नॉट एक्सीड 3 years। पर अगर हम उनको एक्सटेंशन दे दें तो टर्म एक्सीड भी हो जाती है। बाकी ध्यान में रखना, ये रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, कि मान लो एक कोई आरबीआई गवर्नर है, उन्होंने 3 साल काम किया, सरकार ने उनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया, तो 3 साल तो थे ही थे, 3 साल और काम कर लिया। एक्सटेंशन भी हो सकता है, जैसे हमारे पिछले जो हमारे आरबीआई गवर्नर थे ना, शक्तिकांत दास जी, उनका ऐसे ही हुआ। उनका लगभग 6 साल के आसपास का टेन्योर था, वो ऐसे ही हो पाया कि 3 साल थे, फिर आगे फिर से रीअपॉइंट हो गए। तो दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, वापस से रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। बाकी जो आरबीआई गवर्नर को पावर मिलती है वो आरबीआई एक्ट 1934 से मिलती है। कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन यहां पे मेंशन नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको इकोनॉमी में पीएचडी होनी चाहिए, आपका फाइनेंस में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ। हो तो अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हाँ हाँ अगर आपका नहीं है, अगर आपने पीएचडी नहीं करी, अगर आपने ये नहीं किया वो नहीं किया तो नहीं हो सकता। नहीं, हो सकता है। एक्ट में यहां कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन यहां पे नहीं प्रिस्क्राइब करी हुई। बाकी इनका रिमूवल का प्रोसेस होता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहां पे उनको रिमूव कर सकती है। ठीक है, बाकी जो मैं बात आपको कह रहा था ना, मैं जो बात आपको कह रहा था, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट में लिखी हुई है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो डायरेक्शन इशू कर सकती है आरबीआई को आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ये सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है। संविधान में कोई ऐसा प्रावधान यहां पे नहीं है, इस बात का हम यहां पे ध्यान रखेंगे। ये कुछ बातें थी जो हमें आरबीआई के बारे में पता होनी चाहिए। अभी और भी पढ़ेंगे इसके अंदर, डोंट वरी। जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी पर डिटेल में सीआरआर एसएलआर पढ़ाऊंगा ना, तब भी हम इसको पढ़ेंगे। बट अभी हमने एक आइडिया ले लिया कि आखिर आरबीआई होता क्या है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट यहां पे जो हमें अंडरस्टैंड करना है ना आज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैंकिंग में दिक्कत आती है, तो एक एक करके हम थोड़ा बैंकिंग को समझना स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ना दोस्तों बैंक्स की, प्लीज अंडरस्टैंड करना कि जब हम बात करते हैं ना बैंक्स की, तो बैंक्स आपके यहां पे 2 प्रकार के, आप इस तरह से बैंक को डिवाइड कर सकते हो। बैंकों को आप 2 तरह से मेजरली डिवाइड कर सकते हो। एक बैंक होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक, और दूसरे होते हैं दोस्तों हमारे कोऑपरेटिव बैंक। एक होते हैं क्या? एक होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक, दूसरे होते हैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक।
अब सवाल आएगा इनमें अंतर क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड अ कोऑपरेटिव बैंक। जब भी दोस्तों ये वर्ड आपको सुने ना कमर्शियल, प्लीज अंडरस्टैंड करना, कमर्शियल का मतलब होता है आपका प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से, प्रॉफिट मेकिंग। जो बैंक अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जिनका पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना, उनको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। तो आपके दिमाग में आएगा सर फिर ये कोऑपरेटिव बैंक प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते क्या। देखो प्रॉफिट कमाना भी एक पर्पस हो सकता है, बट इनका मेजर पर्पस जो यहां पे होता है ना, इनका मेजर पर्पस जो होता है वो होता है लोगों की जरूरतों को पूरा करना, टू सर्व द नीड्स ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वो काम होता है कोऑपरेटिव बैंक का। इनका मेन काम क्या है, मेन पर्पस इज प्रॉफिट मेकिंग। हाँ ठीक है, प्रॉफिट के साथ साथ लोगों की जरूरतें भी पूरे करेंगे, पर यहां पर मेन पर्पस क्या है, आपकी लोगों की जरूरतों का ध्यान रखना। कोऑपरेटिव का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, कमर्शियल बैंक्स का मेन पर्पस है प्रॉफिट कमाना। ये कैसे काम करते हैं अभी थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि कमर्शियल बैंक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। कुछ करंट अफेयर्स की चीजें भी हैं, वो भी यहां पे इंटीग्रेट करके ही आपको डिस्कस करूंगा। देखो कमर्शियल बैंक्स कई तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक्स में एक आते हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सर पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मतलब क्या है। देखो भारत में आपने देखा होगा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स काम करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे पंजाब नेशनल बैंक। ऐसे बैंक जो कहीं ना कहीं सरकारी बैंक है, उनको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके ओके। अब जैसे सरकारी बैंक होते हैं, वैसे कुछ आपके प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं। बिल्कुल, प्राइवेट बैंक्स भी आपके होंगे। प्राइवेट बैंक्स मतलब, अरे भाई मतलब क्या, आप खुद बताओ ना। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सरकारी बैंक है क्या, नहीं ये प्राइवेट बैंक है, तो वो भी आपके कमर्शियल बैंक्स में आ जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, एक होते हैं आपके फॉरेन बैंक्स। सर फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं, ऐसे बैंक देखो जो काम तो कर सकते हैं भारत में, पर उनके हेडक्वार्टर्स कहीं और होते हैं, वो कहीं और किसी और देश के बैंक हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन सुना होगा, एचएसबीसी बैंक। ये एचएसबीसी बैंक भारत का बैंक नहीं है। हाँ भारत में ब्रांचेस हैं, भारत में काम करता है, पर ये भारत का बैंक नहीं है, ये विदेशी बैंक है। इसको हम बोलेंगे फॉरेन बैंक। आई थिंक आपने इन सबका नाम तो बिल्कुल सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सरकारी बैंकों का भी, आपके प्राइवेट बैंकों का भी, और आपके फॉरेन बैंकों का भी। बट इसके बाद वाले बैंकों का शायद आपने कुछ नाम सुना हो, कुछ का हो सकता है ना सुना हो, पर कोई बात नहीं, उनको हम अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक आपके होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जिनको हम लोग एसएफबी के नाम से जानते हैं। अब तो हालांकि कुछ का स्टेटस चेंज हो गया, पर पॉपुलर जो रहे हैं ना, उनमें आपने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक सुना होगा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सुना होगा। ये होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। डोंट वरी, मैं बताऊंगा क्या अंतर है, क्या इनको क्यों स्मॉल फाइनेंस बैंक का पर्पस क्या है, क्यों बनाएंगे, विल डिस्कस। अभी बस मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं, आगे एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा, खासकर स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं, विल डिस्कस अभी थोड़ी देर में। फिर एक यहां पे आते हैं आपके पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक सुने आप लोगों ने, हाँ सर मैंने सुने। पेमेंट बैंक दोस्तों होते हैं आपके जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, अब तो स्टेटस अलग है, बट इस तरह से ये होते हैं पेमेंट बैंक। अभी बताऊंगा इनके बारे में भी, अभी बस एग्जांपल डिस्कस किए। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा आपको यहां पे जो देखने को मिलेगा, एक होते हैं आरआरबीस, रीजनल रूरल बैंक्स। ये क्या होते हैं सर, रीजनल रूरल बैंक्स। आप लोगों ने प्रथम बैंक के बारे में सुना है, या आप लोगों ने अपने एरिया में ग्रामीण बैंकों के बारे में सुना है, पंजाब ग्रामीण बैंक सुना है। आपके स्टेट में कोई ना कोई ग्रामीण बैंक होगा, जिस भी आप स्टेट को बिलोंग करते हो, वो आरआरबीज में आते हैं, दे आर कमिंग अंडर द रीजनल रूरल बैंक्स। अब इनके बारे में चर्चा करनी है हमें। और एक आखिरी चीज जो है यहां पे, मतलब हालांकि और भी है कुछ, ये है आपके एलएबीस, लोकल एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक, जिसको हम एलएबी के नाम से जानते हैं। राइट, तो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज, अलोंग विद दिस सम ऑफ द करंट अफेयर्स आर आल्सो देयर,
जैसे आपको नियो बैंक पता होना चाहिए कि व्हाट इज नियो बैंक। डीबीयू न्यूज में रहता है डिजिटल बैंकिंग यूनिट, आखिर वो क्या होता है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यार, यहां तक तो ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक है, ये फॉरेन बैंक है। पर अगर हम बाकियों की बात करें ना, ये थोड़े डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं, ये कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए बनाए गए हैं। तो हमें थोड़ा समझना होगा कि आखिर ये क्या, कौन कौन से काम करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, आरआरबीज, लोकल एरिया बैंक, एंड व्हाट अबाउट द कोऑपरेटिव्स, जो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करते, जिनका काम ही एक तरह से लोगों की जरूरतें पूरी करना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम कोऑपरेटिव बैंक पढ़ लेते हैं, विल डिस्कस दिस फर्स्ट, देन विल स्टडी एसएफबी, पेमेंट बैंक, आरआरबी, एलएबी, नियो बैंक एंड आपका डीबी, ये सारे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर आते हैं। क्या होते हैं कोऑपरेटिव बैंक? आप लोग कोऑपरेटिव वर्ड समझते हो? एक कोऑपरेटिव, जैसे आप अमूल को एक कोऑपरेटिव पे नाम जानते हो, है ना, पता है आपको अमूल के बारे में, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब ये जो अमूल था या अमूल है, ये क्या था? सर अमूल में देखो क्या होता था, पहले जब अमूल नहीं था तो मान लो कोई किसान है जो दूध का काम करता है, वो क्या करता था, वो यहां पे एक कस्टमर को उसने दूध बेचना है, पर वो डायरेक्टली नहीं बेच सकता था, बड़ी दिक्कत आती थी। बीच में आते थे मिडलमैन, बीच में आते थे बिचौलिए। तो बिचौलिए क्या करते थे, मिडलमैन कस्टमर को ज्यादा पैसा चार्ज करते थे और किसान से बेचारे बहुत सस्ते दाम के ऊपर दूध खरीद लेते थे। कस्टमर को महंगे में दूध मिला, किसान को भी कुछ पैसा नहीं मिला, सारी कमाई करके मिडलमैन। पर अमूल के आने के बाद क्या हुआ, किसान इकट्ठा हुए, एक कोऑपरेटिव बनाया। अब वो डायरेक्टली कस्टमर को अपना सामान बेचेंगे, जितना भी फायदा हुआ वो किसानों का ही हुआ, क्योंकि इस कोऑपरेटिव के मालिक कोई और नहीं, वो किसान ही है, कोई बीच में मिडलमैन नहीं है, सारा का सारा फायदा किसानों का। ये होता है कोऑपरेटिव मॉडल, जो किसान है वही मालिक है। समझे आप मेरी बात को? अब यही सेम सिस्टम आपका बैंकों के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखने को मिलता है। कोऑपरेटिव बैंक्स में पता क्या होता है, आपके जैसे लोग होते हैं वही आपके बैंक के मालिक हैं। समझना इस बात को, कोऑपरेटिव बैंक को ना हम लोग कस्टमर ओन्ड एंटिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? कस्टमर ओन्ड एंटिटी के नाम से। इसका क्या अर्थ हुआ कस्टमर ओन्ड एंटिटी? ये वर्ड आप ना अपने बुक्स में पढ़ते हो, पर किसी को, बहुत कम लोगों को इसका मतलब पता होता है कस्टमर ओन्ड एंटिटी का। कोऑपरेटिव बैंक का जो कस्टमर है, जो डिपॉजिटर है, वही कंपनी का या सॉरी बैंक का आपका मालिक है। यहां पे मैंने बैंक में पैसा जमा किया, हाँ ठीक है, मैं बैंक का डिपॉजिटर भी हूं, मैं बैंक का मालिक भी हूं। जैसे किसान नहीं था, किसान वहां पे दूध भी बेच रहा है, पर किसान उसका मालिक भी है। तो इसी को बोलते हैं कस्टमर ओन्ड एंटिटी। द डिपॉजिटर इज ऑल्सो द ओनर ऑफ द बैंक। यहां पर आपका जो डिपॉजिटर होता है या कस्टमर आप कह लो, जो कस्टमर होगा वो एक तरह से बैंक का ओनर भी होगा, वो बैंक का आपका ओनर भी होगा। इस बात का आप यहां पे ध्यान रखेंगे। अब कोऑपरेटिव बैंक में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात पता क्या होती है? इसमें इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि कोऑपरेटिव बैंक में एक व्यक्ति का एक वोट होता है। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है दैट एवरी पर्सन शुड हैव वन वोट। तो वन पर्सन वन वोट, ऐसा नहीं है कि किसी के पास ज्यादा है तो उसका ज्यादा शेयर होगा ना। एक व्यक्ति का जितना 25% शेयर हो फर्क नहीं पड़ता, एक व्यक्ति एक वोट होगा। जैसे कई बार आप देखते हो ना कि मान लो विदेशी बैंकों में ऐसा होता है, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक में, वहां यूएसए का बड़ा दबदबा होता है, सबकी बराबर वोटिंग पावर नहीं है। कोऑपरेटिव बैंक में सबकी बराबर वोटिंग पावर होती है, एक व्यक्ति एक वोट। अब मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक है, इनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका मेन पर्पस है लोगों की जरूरतों को पूरा करना, टू सर्व द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो इनका पर्पस वहां से आता है कि आप लोग इकट्ठे हुए एंड कहीं ना कहीं यहां पे लोगों के लिए मदद करी, किसानी के लिए, खेती के लिए। ये होता है आपका कोऑपरेटिव बैंक। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है अच्छा, पर इसमें कई समस्याएं हैं। क्या समस्याएं वो बताओ? देखो, समस्या है इसके नाम में।
नाम में क्या समस्या आ गई? अगर आप इसका नाम ध्यान से समझोगे ना तो आपको वहीं से समस्या का जड़ पता लग जाएगी। ये दो शब्दों से बना है, एक वर्ड है कोऑपरेटिव, एक है बैंक। देखो अभी मैं आपको बैंक्स पढ़ा के आया हूं, जब मतलब आरबीआई मैंने डिस्कस किया, वहां मैंने आपको बताया आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। आरबीआई बैंकों को रेगुलेटर करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो सर ये बैंक वर्ड आया ना यहां पे, मैंने कहा हाँ आया आया बिल्कुल आया, तो मतलब इसके ऊपर आरबीआई होगा। हाँ होगा, सही कह रहे हो, होगा होगा आरबीआई होगा। आरबीआई इसकी देखरेख करेगा, आरबीआई रेगुलेट करेगा इसको। और सर आरबीआई तो बहुत ही प्रोफेशनल बॉडी है, बहुत ही सही ढंग से रेगुलेट करती है कि कोई गड़बड़ घोटाला ना हो। बात तो तुम्हारी सही है, बात तो तुम्हारी सही है। पर भाई बैंक के आगे एक शब्द और लिखा हुआ है। क्या शब्द है वो? बैंक के आगे एक शब्द लिखा हुआ है कोऑपरेटिव। क्या कभी आपने कोऑपरेटिव वर्ड पढ़ा? अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, क्या कभी आपने कोऑपरेटिव वर्ड पढ़ा? पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, जो कोऑपरेटिव वर्ड अगर आप अपने 7th शेड्यूल के अंदर जाओगे, जिसमें आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट आता है, आप उसमें जाके चेक करो, कोऑपरेटिव वर्ड आता है स्टेट लिस्ट के अंदर। तो क्या हो गया उसमें? तो दरअसल में कोऑपरेटिव जो वर्ड आया स्टेट लिस्ट के अंदर, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि कोऑपरेटिव्स को रेगुलेट करना स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। एक्चुअली क्या होता है, आपके स्टेट आरओसीज होते हैं, स्टेट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसके साथ इसको रजिस्टर्ड किया जाता है। तो जो भी आपका कोऑपरेटिव्स के रिगार्डिंग काम है, उनके रजिस्ट्रेशन का, उनके मैनेजमेंट का, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सारा काम कौन देखेगा? स्टेट के अंतर्गत आएगा, स्टेट आरओसी के अंतर्गत आएगा। तो यहां से हुआ पता क्या? यहां आपके कोऑपरेटिव बैंक्स के दो रेगुलेटर हो गए, एक हो गया आरबीआई, एक हो गया आपका स्टेट, राज्य सरकार जो है। तो मतलब इस कोऑपरेटिव बैंक को दो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, एक आरबीआई देख रहा है, इसके ऊपर नजर रख रहा है, एक नजर रख रहा है स्टेट आरओसी या स्टेट। अब परेशानी क्या है? देखो ना, एक चीज बोली जाती है कि अगर ना कोई चीज कई लोगों की जिम्मेदारी है, दरअसल में वो किसी की भी जिम्मेदारी नहीं रचती। इनमें फर्क समझो यार, आरबीआई बहुत सही ढंग से काम करता है, बहुत प्रोफेशनल ढंग से काम करता है, पर स्टेट के अंतर्गत जो होगा वहां थोड़ी दिक्कत आ जाती है काम करने के तरीके के अंदर। और परेशानी यहीं से होती है। क्या परेशानी होती है? हमने कई बार नोटिस किया है कि आपके जो इस तरह से कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, इनमें काफी बार गड़बड़ घोटाले के केसेस देखने को मिलते हैं। आपको एक बहुत फेमस केस याद होगा, पीएमसी बैंक क्राइसिस का, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक क्राइसिस। इसमें हमने देखा कि किस तरह से पीएमसी बैंक डूबा। उसका कारण कुछ और नहीं था, उसका कारण यही था कि कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने वाली दो संस्थान थे, आरबीआई भी और आपकी स्टेट भी। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डुअल रेगुलेशन। डुअल रेगुलेशन। कोऑपरेटिव बैंक से कोई आपसे सबसे बड़ी समस्या पूछता है तो आंसर इज डुअल रेगुलेशन। इसके दो दो रेगुलेटर थे, पर प्लीज मेरी बात समझना, इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। 2020 में एक क्राइसिस आया, पीएमसी बैंक क्राइसिस। उसके बाद सरकार जागी, सरकार ने कहा भाई ऐसे तो नहीं चल पाएगा, ऐसे तो कोऑपरेटिव बैंक डूबते रहेंगे, आम इंसान का पैसा डूबता रहेगा, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो 2020 के बाद ना आरबीआई ने सरकार ने एक अमेंडमेंट किया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट 2020 में ये अमेंडमेंट हुआ। एंड अगले साल यूपीएससी ने 2021 में इसके ऊपर सवाल पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आया। ये होता है करंट अफेयर के साथ स्टैटिक को लिंक करना। उस साल सेम क्वेश्चन आया जो हमने डिस्कस किया था। क्या क्वेश्चन आया उस साल? देखो यहां पे सरकार ने बोला कि भाई ऐसे ये डुअल रेगुलेशन की समस्या के साथ हम जी नहीं सकते, बड़ी समस्या हो जाएगी, कोऑपरेटिव बैंक तो डूबते रहेंगे। तो यहां पर पता क्या हुआ, आपके वो कोऑपरेटिव बैंक्स, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स जो कहीं ना कहीं आपके
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, और ऐसे कोऑपरेटिव बैंक जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। इनके ऊपर जो आरबीआई का कंट्रोल होता है ना, वो बढ़ा दिया गया। तो बेसिकली ना वो डुअल रेगुलेशन की प्रॉब्लम जो थी उसको हमने मैनेज करने की कोशिश करी। हमने कहा कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होंगे और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, इनके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल बढ़ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल कम रहेगा। बाकी और जो भी आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके ऊपर वैसे ही सिस्टम चल रहा है, वहां स्टेट का रोल काफी है। पर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और आपके मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, यहां पर आपका आरबीआई का कंट्रोल ज्यादा होगा। आई होप दैट इज क्लियर। ये होते हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक। क्या होते हैं ये होते हैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक। आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां पे नहीं होगी कोऑपरेटिव बैंक को समझने के लिए। अगर आप चाहते हो तो थोड़ा हम इसका कंटेंट भी पढ़ लेते हैं, इफ यू वांट टू रीड, सो दैट हमें कंप्लीट क्लैरिटी हो जाए। आगे यहां पे मेंशन होगा इसके बारे में। हाँ, ये देखो, इधर ना डायग्राम से थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम बात करते हैं ना कोऑपरेटिव बैंक्स की, तो कोऑपरेटिव बैंक्स एक होते हैं आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और एक होते हैं आपके रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में आपके शेड्यूल्ड बैंक्स हो सकते हैं और एक हो सकते हैं नॉन शेड्यूल्ड। अब आपके दिमाग में आएगा ये शेड्यूल नॉन शेड्यूल का क्या चलना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल एंड नॉन शेड्यूल। देखो, मैंने आपको बताया ना आरबीआई एक्ट के बारे में। अगर आप आरबीआई एक्ट खोलो, उसका सेकंड शेड्यूल ओपन करो, अगर आप उसका सेकंड शेड्यूल ओपन करो, तो सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है आपके बैंकों की। जो भी बैंक्स उस सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं उनको हम शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं। जो भी बैंक उस सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत नहीं आते उनको हम लोग बोलते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। होता पता क्या है, एज शेड्यूल्ड बैंकों को काफी सारे चीजें फॉलो करनी होती हैं, सीआरआर, एसएलआर वगैरह और बाकी सब चीजें भी। नॉन शेड्यूल्ड के लिए हर एक चीज मैंडेटरी नहीं होती, इनका थोड़ा सिस्टम जरूरी नहीं है कि हर एक चीज उनको फॉलो करनी पड़े। अब शेड्यूल्ड बैंक्स में आपके सिंगल स्टेट हो सकते हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकते हैं, और मैंने आपको बताया कि कैसे यहां पे आपका डुअल रेगुलेशन की प्रॉब्लम थी। आरबीआई जो थी वो यहां पे बैंकिंग वाली चीजों को देखती थी, और आपका जो स्टेट आरओसी है मैनेजमेंट, वो यहां पे आपके इनकी मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन और बाकी सब चीजों को देखता था। पर ध्यान ये रखो कि जब हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को और आपके मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, हमने उनको आरबीआई के फ्रेमवर्क के अंदर लाया है, और ये जो आपकी डुअल रेगुलेशन वाली प्रॉब्लम थी इसको हमने हटाने की कोशिश करी है। पर ध्यान रखना, कई चीजों में अभी भी डुअल रेगुलेशन है। जो बाकी चीजें इसके अलावा रहेगी ना, उनके अंदर डुअल रेगुलेशन ही है। अर्बन और मल्टी स्टेट को छोड़ के बाकी जगह अभी भी डुअल रेगुलेशन की प्रॉब्लम है। जैसे आप यहां पे नोटिस करना, आपके जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनमें हम डिवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर। अगर हम बात करते हैं ना शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, तो यहां पर आपको 3 टियर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। 3 टियर स्ट्रक्चर का मतलब क्या? सबसे पहले आता है यहां पे गांव के लेवल के ऊपर। गांव के लेवल के ऊपर आपकी आती है पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। आप लोगों ने अपने गांव के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में सुना होगा ना, ये गांव के स्तर के ऊपर काम करती हैं, पैक्स, ठीक है, पीएसीएस। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जब हम बात आती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं आपके डीसीसीबीस, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। और स्टेट लेवल की बात करें, यहां पर आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। तो दरअसल में जो स्ट्रक्चर है ना यहां पे, वो 3 टियर का स्ट्रक्चर है। गांव के स्तर के ऊपर पैक्स, डिस्ट्रिक्ट के स्तर के ऊपर डीसीसीबीस, और स्टेट के स्तर के ऊपर आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। तो दरअसल में ना ये कनेक्टेड सिस्टम है। अगर पैक्स को पैसों की जरूरत है तो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक पैसा फ्लो कर सकता है, राइट। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर, 3 टियर स्ट्रक्चर वर्क्स। तो ये हो गया हमारा। ऐसे अगर हम बात करें हमारा जो इसके अलावा आपके और भी आपके लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स,
ये हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो आरबीआई के फ्रेमवर्क के अंदर आ गए हैं आफ्टर द अमेंडमेंट इन 2020, और उसी पे क्वेश्चन आया था 2021 के अंदर। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि इनका मेन पर्पस क्या है, वो कहीं ना कहीं इनका मेन पर्पस है लोगों की जरूरतों का ध्यान रखना, प्रॉफिट मेकिंग इनका मेन पर्पस नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है आपका कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक है, तो ये जो हम डायग्राम यहां पे पढ़ रहे थे, आई होप आपको यहां पे कुछ चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। जैसे हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, उस तरह से आपका कोऑपरेटिव बैंक भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हमें बाकियों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग आरआरबी पढ़ते हैं, फिर मैं बाकियों को पढ़ाऊंगा आपको। देखो, अगला टॉपिक हमारा है आरआरबी। आरआरबी होते हैं रीजनल रूरल बैंक। क्या होते हैं आरआरबी? आपके रीजनल रूरल बैंक। ग्रामीण बैंक जो होते हैं ना, वो यहां पे आ जाते हैं। दो तीन बातें हैं जो आपको यहां बहुत ध्यान से समझनी है। देखो, आरआरबी बनाने का पर्सपेक्टिव समझो कि आखिर आरआरबी बनाया क्यों गया। देखो, काफी सारे लोग इसको ऐसे समझते हैं कि आरआरबी ना आपका कोऑपरेटिव और कमर्शियल बैंक का एक तरह से मिक्सचर है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। देखो, मान लो एक तरफ है आपका यहां पे, लेट्स से एक तरफ मान लो आपको यहां पे कोऑपरेटिव बैंक देखने को मिलेगा, और मान लो दूसरी तरफ यहां पे आपको कमर्शियल बैंक देखने को मिलता है। ठीक है, अब दोनों के ना कुछ फायदे नुकसान है। इसका कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है। इसका कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है। सवाल आता है क्या फायदा क्या नुकसान, वो तो बताओ। देखो, कोऑपरेटिव बैंक का नुकसान मैंने अभी आपको बताया, सही ढंग से काम नहीं होता, बड़ी समस्या रहती है, प्रोफेशनल ढंग से काम नहीं करते। सभी की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर की बात कर रहा हूं। पर फायदा पता क्या है? ये लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जमीन से जुड़े हुए लोगों को यह पता होता है कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, आम जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, इनको इनकी कंप्लीट जानकारी होती है। दे आर कंप्लीटली अवेयर अबाउट द ग्राउंड रियलिटी। लोगों की, आम जनता की क्या परेशानियां हैं वो इनको पता है। पर दिक्कत क्या है? काम करने के तरीके में प्रोफेशनल ढंग से काम नहीं करते। तो फायदा यह है कि लोगों के बारे में जानते हैं, दिक्कत यह है प्रोफेशनल ढंग से काम नहीं करते। अच्छा, कमर्शियल बैंक की बात करें, फायदा क्या है यहां पे? फायदा यह है कि सर यहां पे ये बहुत ही सही ढंग से काम करते हैं, आरबीआई पूरी तरह से इनको रेगुलेट करता है। कोई ऐसे अपनी मनमर्जी से कोई ऐसे रैंडमली लोन नहीं देते, बहुत सोच समझ के प्रोफेशनल तरह से लोन दिया जाता है या बाकी काम किए जाते हैं। गुड गुड। पर दिक्कत क्या है? लोगों से कनेक्ट नहीं होता उतना, लोगों से जुड़ाव नहीं होता, लोगों की समस्याओं के बारे में जानकारी नहीं होती। ओके, तो क्या हम सर कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ा वो प्रोफेशनल ढंग से काम करें और दूसरा लोगों के साथ कनेक्टेड भी हो? आंसर इज यस। और यहीं से आइडिया निकल के आया आपके ये जो सो कॉल्ड ग्रामीण बैंक्स का। तो दरअसल में ना जो आपके आरआरबीज हैं वो कॉम्बिनेशन है दोनों का। रीजनल रूरल बैंक्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। हुआ क्या यहां पे, आरआरबी के केस में हमने कोऑपरेटिव बैंक से क्या उधार ले लिया? हमने कोऑपरेटिव बैंक से उधार ले लिया कि कैसे उनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में, लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में पता है, ये यहां से सीख लिया। और जो प्रोफेशनल ढंग से काम करने वाला तरीका होता है वो हमने कमर्शियल बैंक से ले लिया। तो दोनों से हमने कुछ ना कुछ यहां पे लेके हमने आरआरबीज बना दिए। समझे या नहीं समझे? और इनका देखो जैसे नाम में है ना रीजनल रूरल बैंक, प्लीज समझना, आई एम सेइंग दिस वर्ड, द मेजर फोकस, आई रिपीट, द मेजर फोकस इज ऑन रूरल एरियाज। इनका मेन फोकस है ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर। सर ये आप मेन फोकस क्यों कह सकते हो? मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं, इनकी ज्यादातर ब्रांचेस गांव में होंगी, पर ऐसा नहीं है कि इनकी शहरों में ब्रांचेस नहीं हो सकती,
होती हैं। ठीक है, कई बार कल को यूपीएससी में स्टेटमेंट आ सकती है, द ब्रांचेस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स आर ओनली कन्फाइंड टू रूरल एरियाज। आंसर इज नो, गलत। मेजर ध्यान इनका गांव पे है, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूं, पर ऐसा मत कह देना कि शहरों में इनकी ब्रांचेस नहीं हो सकती, या शहरों पे ध्यान नहीं देते, देते हैं। मेन काम इनका गांव में है, पर ये शहरों के अंदर भी इनकी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो ब्रांचेस कैन ऑल्सो ऑपरेट इन अर्बन एरियाज। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ठीक है सर, समझ गए हम आपकी बात। एंड एक्चुअली ना ये गांव के ऊपर ज्यादा ध्यान देने का पर्पस है कि गांव का विकास हो। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ना, तो ये जो आपके आरआरबीज बनाए गए, ये गांधी जी की विचारधारा को ही आगे बढ़ाने के लिए लाए गए। सर गांधी जी तो बात करते थे कि गांव का विकास होना चाहिए, छोटे छोटे लघु उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्रीज वो लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन बैंकों का बनाने का पर्पस वही है कि कहीं ना कहीं गांव के अंदर जो आपके समस्याएं हैं उनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दें, किसानी के ऊपर, छोटे इंडस्ट्रीज के ऊपर, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। एंड इनफैक्ट अगर मैं आपको बात करूं ना, तो दरअसल में जो पहला आरआरबी बना था वो गांधी जयंती के दिन ही स्टार्ट हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को। वहीं से कहानी शुरू होती है आरआरबी की। जो प्रथम आरआरबी था, वो पहला आरआरबी था मुरादाबाद से, आपका यूपी में, जहां से स्टार्टिंग हुई थी आरआरबी की। वो स्टार्टिंग है आरआरबी की। 50 साल हो गए लगभग इसको, है ना। अब समझ गए सर आपका पर्पस क्या है। अब आज के टाइम ना एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो कॉन्सेप्ट पता क्या है? वो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वन स्टेट वन आरआरबी का। आज के समय सरकार इसकी तरफ चल रही है। आप लोगों ने अगर करंट अफेयर्स अगर आपने फॉलो किए ना, अगर आप प्रीलिम बूस्टर रेगुलरली फॉलो करते हो, तो ये बात आपको क्लियरली पता होगी। क्या बात पता होगी सर? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बात नोटिस करी, यार बहुत सारे आरआरबी बन गए। अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो देश में लगभग 200 के आसपास आरआरबी हो गए थे। अब होता पता क्या है यार, देखो, है तो इंडिया एंड मतलब बैंक ही ना, इतने ज्यादा बैंक खोलने की क्या जरूरत थी। तो हमने ना एक प्रोसेस स्टार्ट किया आरआरबी को मर्ज करने का। आरआरबी के मर्जर स्टार्ट हुए और सरकार ने ये उद्देश्य बनाया कि हम आरआरबी को मर्ज करते रहेंगे और हर स्टेट में केवल एक ही आरआरबी काम करेगा। जैसे पंजाब के अंदर आज के समय पंजाब ग्रामीण बैंक काम करता है, बस एक काफी है भाई एक स्टेट के लिए। ऐसे मत करो कि एक स्टेट में 10-10 आरआरबी खोल रखे। तो आपकी सरकार ने आरआरबी को मर्ज करने का काम शुरू किया अंडर वन स्टेट वन आरआरबी मिशन। तो इस तरह से मर्ज करते गए, बैंकों को इकट्ठा करते गए। इस तरह से सरकार ने वन स्टेट वन आरआरबी तरफ यहां पे अपने कदम बढ़ाए। ये कई बार न्यूज में रहता है, वन स्टेट वन आरआरबी। आरआरबी को हम यहां पे मर्ज करते जा रहे हैं, एक स्टेट में केवल एक आरआरबी काफी है। ओके, अब एक डाउट जो स्टूडेंट के दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि सर क्या इसकी ओनरशिप कैसे होती है। देखो प्लीज इस बात को समझना, अगर हम बात करते हैं ना, यहां पर ओनरशिप डिवाइडेड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट टू आपका स्पॉन्सर बैंक। इसका क्या अर्थ है? सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट टू स्पॉन्सर बैंक का अर्थ क्या है? आरबीआई का मालिक कौन होगा, किसके पास शेयर होल्डिंग होगी। देखो प्लीज सुनना, इसमें चेंजेस क्या मैं वो भी आपको बताऊंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी 50% मालिक है, 15% द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड 35% होता है आपका जो स्पॉन्सर बैंक होता है। इस तरह से इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो यहां पर डिवाइडेड होती है। अब सवाल कई आएंगे कि सर ये बताओ ये स्पॉन्सर बैंक क्या है और स्टेट गवर्नमेंट क्या है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दिया था ना पंजाब ग्रामीण बैंक का, तो पंजाब ग्रामीण बैंक में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो तो पता है आपको, केंद्र सरकार। पंजाब ग्रामीण बैंक कहां से हुआ, पंजाब से, तो उसका 15% ओनर आपका स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब की सरकार। आरआरबी के अंदर एक स्पॉन्सर बैंक होता है। स्पॉन्सर बैंक मतलब एक बैंक जो उसको फंडिंग और उसको पैसा वगैरह प्रोवाइड करेगा। जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक 35% शेयर होल्डिंग रखेगा पंजाब ग्रामीण बैंक की। हर एक ऐसे आरआरबी का कोई ना कोई स्पॉन्सर बैंक होता है, किसी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, किसी का कैनरा बैंक होगा, किसी का यूको बैंक होगा, कोई इस तरह से होते हैं।
तो हर एक आरआरबी का कोई ना कोई स्पॉन्सर बैंक होता है जो उसको फंडिंग एंड ऑल में हेल्प करता है। तो शेयर होल्डिंग इस तरह से डिवाइड रहती है, सेंटर टू स्टेट टू आपका स्पॉन्सर बैंक, 50, 15 और 35। अब यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर क्या ये शेयर होल्डिंग चेंज नहीं हो सकती? अगर आप मुझसे ये सवाल 10 साल पहले पूछते तो मैं बोलता नहीं हो सकती, पर अगर आज पूछोगे आंसर इज हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखो 2015 में ना आरआरबी एक्ट आया था, आरआरबी एक्ट 2015। 2015 के बाद सरकार ने यह बोला कि अगर एक आरआरबी चाहे तो प्राइवेट प्लेयर से पैसा लिया जा सकता है, इट कैन हैव प्राइवेट ओनरशिप ऑल्सो, बट कंडीशन यह रखनी है कि किसी भी केस में पता नहीं क्या हो गया, किसी भी केस में सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्पॉन्सर बैंक है इनकी शेयर होल्डिंग कभी भी 51% से कम नहीं होनी चाहिए। दिस कैनॉट हैपन। आप लो प्राइवेट सेक्टर से, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंश्योर ये करना कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक की शेयर होल्डिंग मिला के 51% से कम नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे तो शेयर इशू करके आप प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसा ले सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने जैसे केरला ग्रामीण बैंक, कर्नाटका ग्रामीण बैंक, इन सब के बारे में सुना होगा ना, तो ये हम उसी की बात यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप ये जो बात है ये सबको यहां पे क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? ठीक है, गुड गुड गुड। ठीक है, तो यहां तक हमने हमारे जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं आरआरबीस के बारे में हमने यहां पे इसका डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो दरअसल में ना एक कमेटी बनी थी, नरसिम्हन कमेटी। उस कमेटी के अंतर्गत यहां पे इसको बनाने का पर्पस आया था कि आरआरबीस हम यहां पे बनाएंगे। ठीक है, कुछ बातें और हैं जो हमें आरआरबी के बारे में पढ़नी है, तो एक बार उनको भी हम यहां पे समझ लेते हैं। देखो, एक बात आप और याद रखना आरआरबी के कॉन्टेक्स्ट में, आरआरबी में ना रेगुलेटर के कॉन्टेक्स्ट में कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, हमारे पास ना नबार्ड है, आपको पता होगा नबार्ड के बारे में, पढ़ेंगे हम इसको जब हम ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। दरअसल में नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड क्या है? ये आपका इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग करता है। द वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे, दैट इज इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग। इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? अगर आपको मान लो पैसों की जरूरत है, अगर मान लो आप एग्रीकल्चर के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहते हैं, तो आप नबार्ड के पास नहीं जा सकते, आप जाओगे बैंकों के पास या और संस्थानों के पास। उनके पास पैसा कहां से आ सकता है? उनको पैसा देगा नबार्ड। मतलब नबार्ड बैंकों को पैसा देगा, बैंक आगे आपको पैसा देंगे। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट फाइनेंस किया। ये एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। अब जो बात हम कर रहे थे ना आरआरबी की, तो आप इस बात को समझना, जब हम आरआरबी के रेगुलेटर की बात करते हैं तो आरआरबी का इमीडिएट रेगुलेटर है नबार्ड। आरआरबी का इमीडिएट रेगुलेटर है नबार्ड, बट आपका जो अल्टीमेट रेगुलेटर है वो है आपका आरबीआई। कौन है वो है आपका आरबीआई। क्योंकि देखो ऊपर तो आरबीआई ही है, ऊपर तो आरबीआई ही है, अल्टीमेटली तो आरबीआई ही रेगुलेट कर रहा है, पर इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो जस्ट इनके ऊपर है वो आपको नबार्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आरआरबी के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना, इमीडिएट रेगुलेटर इज नबार्ड बट अल्टीमेट रेगुलेटर इज आरबीआई। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। अभी यहां पे मैं आपको बता देता हूं, हालांकि ये आपका क्वालिटी टूल्स में भी हम पढ़ेंगे, पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कि कॉन्सेप्ट होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का, पीएसएल जिसको हम बोलते हैं। प्रायोरिटी
सेक्टर लैंडिंग। अब होता पता क्या है कि जो हमारे बैंक्स होते हैं उनके ऊपर पीएसएल लैंडिंग नॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं कि वो जो टोटल आपका लोन्स देंगे, ठीक है, उसका कितना परसेंटेज हमारे जो बैंक्स होते हैं उनको यहां पे देना होता है टू वेरियस प्रायोरिटी सेक्टर। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं परसेंटेज ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। आई विल गिव यू एग्जांपल। मान लो एक बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं जो वो लोन में दे सकता है। क्या वो सारा का सारा 100 करोड़ रुपया अंबानी, अडानी या फिर इनको दे दे? बैंक तो यही चाहेगा कि एक काम करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देते हैं लोन। क्यों किसानों को देना, क्यों छोटे दुकानदारों को देना, क्यों मजदूरों को देना, क्यों अपना पैसा देना अपने एमएसएमई लघु उद्योगों को? एक्चुअली यहां पे आता है पीएसएल का कॉन्सेप्ट। आपका आरबीआई बोलता है कि एक सर्टेन परसेंटेज आपको एएनबीसी का इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना ही देना है। ये वो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं जो देश के विकास के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यहां पे ये आता है कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं? कौन से सेक्टर है प्रायोरिटी सेक्टर? देखो इसमें कई सारे सेक्टर आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका आ गया एग्रीकल्चर, आपका आ गया एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें आपके और जो चीजें आ जाती हैं उसमें आपका आ गया एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाउसिंग, आपका एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से आपका जो एक्सपोर्ट क्रेडिट होता है, आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर्स। अदर्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपके वीकर सेक्शन को लोन देना, ठीक है ना, आपकी सैलरी कम है उसके लिए लोन देना, आपके ईडब्ल्यूएस के लिए लोन देना, बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं अदर्स में। तो पर आप नोटिस करो ये वो सेक्टर्स हैं जो देश के लिए प्रायोरिटी हैं, देश के विकास के लिए आपको यहाँ पे इनको लोन देना कंपलसरी है। किसानों को, आपके एमएसएमई, आपके छोटे उद्योगों को, आपके एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इन सब के लिए लोन देना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन्हीं सेक्टर्स को हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो आपके जो बैंक्स होते हैं ना, उन बैंक्स को बोला जाता है कि आपको इन सेक्टर्स को एक सर्टेन परसेंटेज लोन देना कंपलसरी है। अब यहां बात आती है कि सर हमारे जो आरआरबीज हैं उनको कितना परसेंटेज बोला गया है? हमारे आरआरबी का देखो फोकस ही इसके ऊपर है। हमारे आरआरबी का तो फोकस ही एग्रीकल्चर, रूरल ग्रोथ के ऊपर है। तो हमारे आरआरबी के लिए जो नंबर आता है ना वो आता है 75%। आपके जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं ना उनको 75% अपने एएनबीसी का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना होता है। इन सेक्टर्स को आपको लोन देना पड़ेगा। उनमें फर्दर भी सब क्लासिफिकेशन है, उनमें जाने की जरूरत नहीं है, पर ओवरऑल नंबर इज 75%। तो यहां तक दोस्तों हमने बात कर ली हमारे आरआरबी की कि आखिर आरआरबी क्या होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यहां पे डिस्कस कर लिया। तीन बातें और हैं, एसएफबी, पेमेंट बैंक और आपके लोकल एरिया बैंक। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहां पे आरआरबी बनाने के लिए ना नरसिम्हन कमेटी थी, नरसिम्हन कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमारे पास रीजनल रूरल बैंक्स होने चाहिए एंड उनके रिकमेंडेशन को मानते हुए हमने 2 अक्टूबर 1975 से आरआरबी बनाना स्टार्ट किया। आई होप दैट इज क्लियर। अब देखो तीन चीजें बची हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक्स। इवन आपको मैं नियो बैंक और डिजिटल बैंकिंग यूनिट भी अभी बताऊंगा, वो भी करंट अफेयर के साथ लिंक करके। अब एक बात ध्यान रखना, लोकल एरिया बैंक के रिगार्डिंग आपसे कोई क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा। सवाल आता है क्यों नहीं पूछेगा, ऐसा क्या हो गया? एक टाइम था जब लोकल एरिया बैंक्स काफी पॉपुलर थे, आज के टाइम नहीं पॉपुलर, क्योंकि अब लोकल एरिया या तो बंद हो गए हैं या फिर लोकल एरिया बैंक ने कोई फॉर्मेट चेंज कर लिया। मतलब हो सकता है लोकल एरिया बैंक बदल के स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गए, या लोकल एरिया बैंक आपके बदल के पब्लिक सेक्टर सॉरी प्राइवेट बैंक्स बन गए। कुछ उन्होंने ऐसे चेंजेस कर लिए। अब केवल भारत में केवल 2 ही लोकल एरिया बैंक बचे हुए हैं,
होता क्या है सर लोकल एरिया बैंक? आपको ये आएगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट नहीं रहे। देखो, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपका पैसा किसी बैंक में होगा, मान लो एसबीआई में आपने कुछ पैसा रखा हुआ है, ठीक है? तो बैंक आगे उस पैसे को लोन देती होगी, किसी ना किसी को, किसी और तीसरे बंदे को लोन देती होगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं किसको लोन देती है? आप बोलोगे मुझे क्या पता सर किसको लोन दे रही है, किसी को दिया होगा। अब देखो, मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई मैं वेस्ट दिल्ली से बिलोंग करता हूं मैं, ठीक है? क्या एसबीआई को जो मैंने पैसा जमा कराया, क्या उसने वेस्ट दिल्ली के किसी बंदे को लोन दिया? आप बोलोगे नहीं पता सर, हो सकता है केरला के किसी बंदे को दिया हो, है ना? पर लोकल एरिया बैंक में ऐसा नहीं होता। लोकल एरिया बैंक में ना, ये सिर्फ एक लोकल एरिया के अंदर ही ऑपरेट करते हैं। मतलब ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही होंगे बस, इनका काम करने का क्षेत्र छोटा सा ही होगा। 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे होंगे, आसपास के जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स है बस, उसमें, उसके बियॉन्ड इनका कोई काम नहीं होगा। वहां 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोग होंगे वो इस बैंक को जानते होंगे, उस डिस्ट्रिक्ट के बाहर कुछ है ही नहीं, कोई ब्रांच ही नहीं है इनकी। इनको बोलते हैं लोकल एरिया बैंक। ये लोकल एरिया के ऊपर होते हैं, यहां पे वहीं से जहां से पैसा लिया उन्हीं के लोगों को पैसा देंगे। मैं अगर वेस्ट दिल्ली का हूं तो मान लो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे होंगे, तो इसी एरिया में ही ये उस पैसे को दे पाएंगे, क्योंकि काम ही इनका वही है। तो ये पहले पॉपुलर थे जब ये बने थे 1996 ऑनवर्ड्स, पर उसके बाद जाके ये बंद होते गए, या बंद ना होने की बजाय किसी और फॉर्म में चेंज होते रहे। ये लोकल एरिया बैंक कोई और प्रकार के बैंक बन गए, एंड इस वजह से ये बंद होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। केवल 2 ही बचे हुए हैं आज के टाइम के ऊपर। सो इसीलिए अब इनके बारे में क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा यूपीएससी, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं रहे अभी, ठीक है? तो इनमें आप इतना याद रख लो, इनका ऑपरेशन एरिया लिमिटेड रहता है, ये एक लोकल एरिया में ही ऑपरेट करते हैं, उसके बियॉन्ड ये कहीं ऑपरेट नहीं करते। नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब बच गए स्मॉल फाइनेंस और पेमेंट बैंक। पॉइंट आता है इनमें क्या है। देखो, एक ना कमेटी बनी थी, नचिकेत मोर कमेटी। ये कमेटी जो बनी ना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर थी। किसके ऊपर थी? फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है? कि जो लोग बच गए हैं, जिनको हम कहीं ना कहीं फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में नहीं जोड़ पाए हैं, क्या उनके लिए कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? तो वहां से हमारे पास 2 आइडियाज निकल के आए। एक आइडिया था आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का, एक आइडिया था पेमेंट बैंक का। मैं दोनों का आपको थोड़ा मीनिंग समझाता हूं। देखो, जब हम बात करते हैं ना स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की, एसएफबी जिनको हम बोलते हैं, तो इनका पर्पस पता क्या था? इनका पर्पस बहुत ही सिंपल सा था कि हमारे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन बच गया है उसको हम करें। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यही है कि जो लोग कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं बन पाए, उनको जोड़ा जाए। तो एसएफबी बनाने का काम यही था कि जो भी हमारे अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके ऊपर फोकस किया जाए। किसके ऊपर सर? अनसर्व्ड एंड अंडर सर्व्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। क्या मीनिंग है अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड? कुछ ऐसे लोग जिनको लोन नहीं मिल पाया, अनसर्व्ड। अंडर सर्व्ड, एक मतलब नॉर्मल से कम मिल पाया, मिल तो पाया पर उतना नहीं मिल पाया, जो कहीं ना कहीं थोड़े कम रह गए हैं। वो सेक्शन जिनको लोन नहीं मिल पाया या कम लोन मिल पाया है, उन तक हम पहुंचने के लिए स्पेसिफिकली हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को बनाया। अब सवाल आता है कि ऐसे कौन से हमने सेक्शन आइडेंटिफाई किए थे? उसमें हमें देखने को मिला कि एक तो आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आपके जो किसान है ना, देखो उनको लोन मिलता है, पर छोटे किसानों को लोन नहीं मिलता, ठीक है? तो हमारे जो छोटे किसान हैं, अब सवाल आएगा छोटे किसान कौन से होते हैं? छोटे किसान मतलब मार्जिनल फार्मर वो होते हैं जिनकी जमीन 1 हेक्टेयर से कम होती है। स्मॉल फार्मर वो जिनकी 1 से 2 हेक्टेयर से कम, मतलब 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं ना, ऐसे किसान जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम होती है, उनको हम बोलते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ये कहीं ना कहीं सेक्शन ऑफ सोसाइटी छूट गए, इनको उतना लोन नहीं मिल पाया। अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड, हमारे जो लघु उद्योग होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, हमारे जो वीकर सेक्शन होते हैं, उनको कम लोन मिल पाया। तो हमने इन सब के ऊपर फोकस करने के लिए अलग से हमने यहां पे जो बैंक्स बनाए, उनको हमने बोला स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। जैसे आपने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके बारे में ये बातें सुनी होंगी।
ठीक है। अब एक बात ध्यान में रखना, अगर आप अपनी बुक्स उठाओगे, आप अपनी बुक्स में एक नंबर गलत पाओगे। कोई भी बुक आप उठाओगे, आपकी बुक्स में ना लिखा होगा कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75% है, पर प्लीज समझना, यह बात एक साल पहले सच थी, यह बात आज 2026 में सच नहीं है। क्यों? क्योंकि 2025 में अपडेट होगी यह बात। तो प्लीज करेक्शन करें अपनी बुक्स के अंदर। अगर आप पुरानी बुक्स पढ़ रहे हैं, आज के समय स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए जो पीएसएल टारगेट है वो 60% हो चुका है। पहले ये 75% होता था, पर अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, जैसे प्रीलिम बूस्टर अगर आप फॉलो करते हो, तो मैंने तब भी आपको बताया था कि आरबीआई ने अब इस नंबर को कम कर दिया है फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक। पहले 75% था, पर 2025 में इसको कम करके आपका 60% कर दिया गया है। तो नाउ द नंबर विल बी व्हाट? 60%। समझ आया? कुछ और सवाल आएंगे आपके दिमाग में कि क्या सर ये लोन दे सकते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल दे सकते हैं लोन। क्या ये क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं? आंसर इज यस। जब ये लोन दे सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं। तो दे कैन इशू डेबिट एज वेल एज क्रेडिट कार्ड, तो लोन भी दे सकते हैं। अब इसका अंतर हमें ना पेमेंट बैंक के साथ समझना है कि सर पेमेंट बैंक और इनमें क्या अंतर है। देखो, काफी सारे अंतर हैं, काफी सारे अंतर हैं पेमेंट बैंक और इसमें। सबसे पहली चीज, पेमेंट बैंक के एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक जो था, ऐसे बहुत सारे आपको पेटीएम पेमेंट बैंक्स देखने को मिल जाएंगे। सवाल आता है इनका पर्पस क्या था। देखो, इनका पर्पस पता क्या था? इनको भी एक स्पेसिफिक पर्पस से बनाया गया। जैसे मैंने आपको बोला ना, इनका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। दरअसल में ये छोटी छोटी सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया, टू प्रमोट द स्मॉल सेविंग्स। और खासकर ये जो बनाए गए थे ना, देखो समझना यार, इस्तेमाल तो कोई मर्जी कर ले, मैं वो नहीं कह रहा, पर इनको बनाने का उद्देश्य क्या था उसको समझो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो माइग्रेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके जो माइग्रेंट्स होते हैं, उनको अपने घर कुछ पैसा भेजना होता है। तो माइग्रेंट्स अपने जो पैसे होते हैं, जो अपने रेमिटेंसेस होते हैं, वो अपने घर पैसा भेज पाए। जैसे मान लो मैं कहीं पे, मान लो दिल्ली में मैं काम करता हूं, मुझे दिन के 400 रुपया मिलता है, तो भाई मैंने 200 रुपया खुद के लिए रखे हैं, 200 रुपये मैं घर भेजना चाहता हूं। तो ये जो मेरे छोटे छोटे पैसे हैं ना, मैं अपने घर जो पहुंचाना चाहता हूं, अपने परिवार को देना चाहता हूं, उनका गुजारा चलता रहे, उसके पर्पज से ये बैंक्स बनाएंगे। तो इनका काम क्या था? टू प्रमोट स्मॉल सेविंग्स एंड टू हेल्प इन द रेमिटेंस ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। ये इनका मेन उद्देश्य है। प्लीज सुनना, मेन उद्देश्य बनाने का पर्पस ये था। अब इस्तेमाल आप करो, कोई और करो, अंबानी जी करें, वो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, पर इनका मेन उद्देश्य वो था। पर पेमेंट बैंक के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये है, दे कैनॉट अंडरटेक लेंडिंग। ये लोन नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकते? ये लोन नहीं दे सकते। दे कैनॉट अंडरटेक लेंडिंग। लोन नहीं दे सकते मतलब क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। लोन नहीं दे सकते मतलब ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। क्या डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं? हां, डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। दे कैन इशू डेबिट कार्ड्स। डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, क्योंकि डेबिट कार्ड तो आप ही का पैसा है ना, कोई उधार थोड़ी ले रहे हो। क्रेडिट कार्ड उधार होता है, लेंडिंग उधार होता है, ठीक है। तो ये लोन नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड इज एसेंशियली अ फॉर्म ऑफ लेंडिंग ओनली। आप में से कुछ बच्चों का यहां डाउट आएगा कि आप गलत पढ़ा रहे हो। कुछ बच्चों का आया होगा कि सर मेरे दोस्त के पास है क्रेडिट कार्ड इसका। किसी के दिमाग में आया होगा ये बात कि नहीं नहीं सर, मेरे पास है इनका क्रेडिट कार्ड, ये मैंने लोन लिया इनसे। पर ये आपकी केवल सरफेस नॉलेज है। अगर आप थोड़ा ध्यान से उस कार्ड को देखोगे ना, आप रियलाइज करोगे कि क्रेडिट कार्ड एक्चुअल में पेमेंट बैंक का नहीं है। क्रेडिट कार्ड वाला, जैसे मान लो एयरटेल पेमेंट बैंक है, उसने क्या किया होगा? किसी के साथ टाई अप किया होगा। मान लो एयरटेल पेमेंट बैंक ने टाई अप कर लिया आईसीआईसीआई बैंक के साथ। अगर आपको लोन चाहिए होगा तो वो लोन एयरटेल पेमेंट बैंक की मदद से आईसीआईसीआई ने आपको दिया है। वो लोन एयरटेल पेमेंट बैंक ने नहीं दिया, वो आईसीआई के साथ साथ उसका टाई अप हो रखा है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने आपको लोन दिया है एक्चुअल में, समझे। और आपको अगर क्रेडिट कार्ड आया है ना एयरटेल पेमेंट बैंक का, वो दरअसल में एयरटेल पेमेंट बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, वो एयरटेल ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप कर रखा है। तो आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड आया होगा, साथ में लिख दिया होगा एयरटेल पेमेंट बैंक भी, पर वो क्योंकि एसोसिएशन है उनकी,
अपने आप में, खुद अपने आप में वो लोन दे सकते हैं, ना ही वो क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछेगा तो आपको यही बात लिखनी है कि वो लोन नहीं दे सकते, वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। समझ रहे हो? अगर कोई इशू कर रहा है वो किसी के साथ टाई अप करके दे रहे हैं। अब दिमाग में एक सवाल और आएगा, क्या ये डिमांड डिपॉजिट ले सकते हैं? डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका करंट अकाउंट, आपका सेविंग अकाउंट, वो डिमांड डिपॉजिट में आता है। एक होता है आपका टाइम डिपॉजिट, जो आप एक टाइम के लिए जमा कराते हो। आपने एफडी करवाई होगी ना बैंक में, बैंक में आपने एफडी कराई होगी 5 साल के लिए, वो आपका टाइम डिपॉजिट होता है। एक सर्टेन टाइम के लिए आप पैसा डिपॉजिट करा रहे हो। अब ध्यान रखना, पेमेंट बैंक में टाइम डिपॉजिट नहीं हो सकता। आप किसी पेमेंट बैंक में एफडी नहीं करवा सकते। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप में से कोई बच्चा बोले कि नहीं मैंने करवाई हुई है, मैं आपको फिर से वही बोलूंगा, वो टाई अप के थ्रू आईसीआईसीआई बैंक में हो रखी होगी, वो पेमेंट बैंक में खुद में नहीं हो रखी होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो दे कैन नॉट एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट, ये टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते। क्या ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आपके थोड़े बहुत पैसे हैं, आप बैंक में रखना चाहते हो, रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो दे कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, दैट इज दे कैन, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर मुझे एक चीज बताओ, एक बैंक पैसा कमाता कैसे है? एक बैंक मुख्य तौर के ऊपर लोन देकर पैसा कमाता है। अब भाई साहब, ये पेमेंट बैंक लोन ही नहीं दे रहे तो पैसा कमाएंगे कैसे? क्या ये नुकसान में काम करते हैं क्या? एक बैंक का कमाई का जरिया क्या होता है? लोन देना, है ना, मोटा मोटा। तो अगर ये बैंक लोन ही नहीं दे रहे तो ये कमाएंगे कैसे? देखो, एक्चुअली पता क्या होता है, पेमेंट बैंक के पास जितना भी पैसा आया उसमें से कम 75% ये इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। मिनिमम 75% इन्वेस्टमेंट इज देयर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। उससे क्या हुआ, एक पेमेंट बैंक ने क्या किया, जितना पैसा उसके पास था उसका 75% उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी वही, सरकार को पैसा चाहिए, कर्जा, सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार आपसे पैसा उधार ले सकती है बाय इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे, सरकार को भी पैसा मिलेगा, इनको थोड़ा इंटरेस्ट मिल जाएगा, इनकी थोड़ी कमाई हो जाएगी। तो वहां से मोटा मोटा पैसा कमाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करके। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एक सवाल मेरा और बचा, मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूं, इनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की लिमिट क्या है? सोच के बताओ, क्या है इनके लिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की लिमिट? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या था, कितने परसेंटेज इनको प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन देना है, यही था ना? बिल्कुल। तो पहली चीज मुझे आप ये बताओ, क्या पेमेंट बैंक लोन देते हैं? लोन तो देते नहीं है। जब लोन नहीं देते तो इनके ऊपर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी एप्लीकेबल नहीं है। तो प्लीज ध्यान रखना, इनके लिए कोई लिमिट ही नहीं है क्योंकि लोन देते ही नहीं। सो पीएसएल इज नॉट एप्लीकेबल। इस बात को आप प्लीज यहां पे ध्यान में रखेंगे। अगर ये छोटी छोटी फैक्चुअल बातें आपको यहां पे पता है तो कोई भी क्वेश्चन आए, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, आप कहीं ना कहीं उसको अच्छे से हैंडल कर लोगे। तो आपने नोटिस किया कि जो सारा मैंने आपको टेबल यहां पे बनाया था, इसके अंदर चाहे पेमेंट बैंक हो चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए। अगर आप एक बार चाहते हो इसको गो थ्रू करना, मैं आपको यहाँ पे कुछ इनका वो भी कंटेंट भी पढ़ा देता हूं। जैसे आरआरबी की बात करें, आरआरबी हमने पढ़ लिए। तो इनका ना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यहां देखो, देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इनका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है गांव के लोगों को यहां पे काम आपका लोन प्रोवाइड करना। पर मुख्य उद्देश्य है, मुख्य, शहरों में भी ये काम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। बाकी इनकी ओनरशिप मैंने आपको बताई, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 15% स्टेट गवर्नमेंट एंड आपका 35% आपका स्पॉन्सर बैंक्स। ये हमने यहां देखा था। फिर यहां पे आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और आपका पेमेंट बैंक का। देखो एग्जांपल देख लो, जैसे आपका कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये हो गए। पेमेंट बैंक में आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, ये सब एग्जांपल हो गए। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक को बोला गया है कि 25% ब्रांचेस आपकी अनबैंक्ड रूरल एरियाज में होनी चाहिए। देखो इधर देखो, ये आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। पेमेंट बैंक
केवल और केवल डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी अप टू ₹2 लाख पर कस्टमर का। आगे देखो, क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। और इस चीज को प्लीज करेक्ट करो, प्लीज करेक्ट करो। ये 75% पुराना था, प्लीज इसको करेक्ट करो। नाउ इट इज व्हाट? नाउ इट इज 60%। ये चेंज हो चुका है, प्लीज इसमें आप करेक्शन कर लेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक को 60% पीएसएल में अब देना है। पेमेंट बैंक की बात करें, अरे भाई जब वो लोन ही नहीं देते तो पीएसएल कहां से एप्लीकेबल हुआ? इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन देम। फिर आगे बात कर रहा है, क्या ये क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं? हाँ, जो लोन दे सकता है वो क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है, जो लोन नहीं दे सकता वो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं करेगा। समझ रहे हो, ये डिफरेंस है भाई। कोऑपरेटिव बैंक तो हमने पहले ही पढ़ लिए थे, है ना, ये तो पहले मैंने आपको डायग्राम समझा दिया था। ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। फॉरेन बैंक्स भी पढ़ना है, पढ़ लो। फॉरेन बैंक्स वही होते हैं जो कहीं ना कहीं विदेशी बैंक होते हैं, भारत के बाहर बने हैं पर भारत के अंदर इनकी ब्रांचेस होंगी, है ना, उसके माध्यम से काम करते हैं। अब होली ओन्ड सब्सिडरी मॉडल हो सकता है कि पूरी तरह से वहां पे विदेशियों ने हमारे यहाँ पे इसका करा हो। ब्रांच मॉडल में इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, जैसे आपका स्टैंडर्ड चार्टर बैंक हो गया, सिटी बैंक हो गया, हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन बैंक हो गया, ये सारे विदेशी बैंकों के एग्जाम्पल हैं। अब एक बार इनके रेगुलेटर समझ लो, जैसे आपका एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक, की जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इनका रेगुलेटर कौन रहेगा? आरबीआई। कोऑपरेटिव की मैंने बात की थी, वहां डुअल रेगुलेशन की बात की थी, जैसे आपका सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, यहां डुअल रेगुलेशन रहेगा, आरबीआई भी रेगुलेट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट भी रेगुलेट करेगी। इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर आपका कोऑपरेटिव, मैंने आपको था ना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यहां पर आफ्टर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट 2020 अब आरबीआई का कंट्रोल बढ़ गया, तो यहां डुअल रेगुलेशन नहीं है, अब आरबीआई कंट्रोल है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में मैंने आपको बताया था, मैंने यही तो आपको बताया था कि जब आपका 2020 में बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके माध्यम से क्या हुआ, यहां पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ये आरबीआई कंट्रोल में आ चुके हैं, यहां डुअल रेगुलेशन अब हट चुका है। जो हमारी पैक्स थी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये बात आप प्लीज ध्यान में रखेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें थी जो हमने यहां तक पढ़ी, हमने अंडरस्टैंडिंग भी ले ली और उनका कंटेंट भी पढ़ लिया। फायदा यही होता है, देखो ऐसे ही काम करना चाहिए आपको, आप समझो कॉन्सेप्ट को पर साथ साथ में उसका कंटेंट भी पढ़ा करो, क्योंकि ना एग्जाम में स्टेटमेंट्स आती हैं, हम स्टेटमेंट देख के घबरा जाते हैं, मतलब पता होता है पर उस स्टेटमेंट को हम डिकोड नहीं कर पाते, राइट। आई होप यहां तक आपको बात समझ आई। अब कुछ बातें और समझना यहां पे, फिर अगर ये बातें समझ आई, थोड़ा मैं आपको ना करंट अफेयर्स में लेके चलूंगा। अब समझना, एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा अक्सर, आजकल बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, आपने सुना होगा नियो बैंक्स के बारे में। हैव यू हर्ड अबाउट देम? हैव यू हर्ड अबाउट नियो बैंक? मैं आपको ना एग्जांपल देता हूं, जैसे आप लोगों ने जुपिटर के बारे में सुना होगा, जो बैंक की तरह काम करता है। आपने रेजर पे एक्स के बारे में सुना होगा। ये सारे ना नियो बैंक है। कई बार ना आप लोग आईपीएल वगैरह देखते हो ना, कुछ एडवर्टीजमेंट आती होंगी कुछ बैंकों के नाम से, आप सोचते होंगे यार ये बड़े पहली बार नाम सुना इस बैंक का, इनको नियो बैंक बोलते हैं। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को ना एक मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसको बोलते हैं मिसनोमर। समझना, चिंता मत करना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नियो बैंक ना अपने आप में एक मिसनोमर है। देखो, जैसे आप लोगों ने ग्रीनलैंड सुना है, आजकल बड़ा न्यूज में है, डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं बहुत ज्यादा ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड में बर्फ ही बर्फ है, पता है आपको। आइसलैंड में ग्रीनरी ग्रीनरी है। आपने देखा ग्रीनलैंड वर्ड इस्तेमाल हुआ, वहां ग्रीनरी नहीं है, वहां आइस है। आइसलैंड में मतलब ग्रीनरी है, वहां आइस नहीं है। ये होते हैं मिसनोमर, कि पढ़ने से लग रहा है ग्रीनलैंड में बहुत ग्रीनरी होगी, पर ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल उल्टा मतलब निकल के आ रहा है। आइसलैंड में बहुत आइस होनी चाहिए पर आइस नहीं है, वहां ग्रीनरी है ना। इनको बोलते हैं मिसनोमर, कि पढ़ के कुछ और समझ आया पर मतलब निकला कुछ और। ऐसे ही होता है हमारा नियो बैंक। नियो बैंक को पढ़ के लग रहा है कुछ नए प्रकार के बैंक होंगे, पर प्लीज अंडरस्टैंड करना, नियो बैंक बैंक होते ही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड, दे आर नॉट बैंक्स। ये बैंक नहीं होते। ओके ओके ओके। सवाल आएगा कि क्यों नहीं होते बैंक्स? इनको बैंक, हम नियो बैंक बोल तो रहे हैं, इनको इनको बोल तो दिया हमने नियो बैंक, पर ये बैंक नहीं है। ऐसा क्यों? देखो, अगर हम बात करें ना आरबीआई की, आरबीआई ने एक बात बोली हुई है
कि भारत में अगर आपको बैंक होना है, आपकी फिजिकल प्रेजेंस होनी मैंडेटरी है। दे शुड हैव फिजिकल ब्रांचेस। आरबीआई अभी जो बोलता है कि देयर इज अ नीड ऑफ फिजिकल ब्रांचेस, फिजिकल ब्रांच होना कंपलसरी है भारत के अंदर, अगर आप अपने आप को भारत में बैंक चाहते हो, और लाइसेंस तो चाहिए चाहिए। ये जो नियो बैंक होते हैं ना, इनकी कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती। दे आर व्हाट, दे आर 100% डिजिटल, कंप्लीटली ऑनलाइन होते हैं, कंप्लीटली ऑनलाइन। ये आपके कंप्लीटली ऑनलाइन होते हैं, इनकी कोई फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती। सवाल आता है फिर इनका इस्तेमाल कहां होता है। देखो कई बार ना आप लोगों को उधार वगैरह चाहिए होता है, आप लोगों को बड़ी दिक्कत आ जाती है बैंक से लोन लेने के लिए। ये बैंक बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का, एआई का इस्तेमाल करते हैं, एंड इनकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये आपको बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं। पर ध्यान रखना, ये हम बैंक नहीं बोलेंगे, दीज आर नॉट बैंक्स। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सर इनके पास क्या लाइसेंस होता है। मैंने कहा जब बैंक ही नहीं है तो इनके पास बैंकिंग लाइसेंस होता ही नहीं। दे डू नॉट हैव बैंकिंग लाइसेंस, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। अब सवाल ये आएगा कि अगर इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता तो ये सर्विसेज देते कैसे हैं। इन्होंने भी कुछ टाई अप कर रखा होता है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, किसी के साथ यहां पे इन्होंने टाई अप किया होगा। उस टाई अप के माध्यम से आपको अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। खुद से अपने आप से बैंकिंग सर्विसेज आपको नहीं दे सकते, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये अपने आप में बैंक नहीं है, दीज आर 100% कंप्लीटली ऑनलाइन। अच्छा, एक आपने वर्ड सुना होगा डीबीयू के बारे में। व्हाट इज डीबीयू? डीबीयू इज आपका डिजिटल बैंकिंग यूनिट। क्या है आपका डीबीयू? डीबीयू होता है आपका डिजिटल बैंकिंग यूनिट। अब इसमें क्या होता है डिजिटल बैंकिंग यूनिट में? देखो आजकल ना ये खबरों में बहुत आते हैं कि हमारी सरकार ने यहाँ पे डीबीयू सेटअप कर दिया, इस बैंकों ने डीबीयू सेटअप कर दिए। ये न्यूज़पेपर में आता है वर्ड, समझना एक बार इसका मतलब। मान लो आप एक बैंक में गए, ठीक है, वहां जाके आपने पता क्या देखा, वहां जाके आपने देखा कि यार यहां पे ना एक मशीन लगी हुई है, एटीएम, एक एटीएम लगा हुआ है यहां पे। आपको पैसे निकलवाने हैं तो यहां से निकल जाएंगे। आप आगे गए, यहां पर आपने देखा एक मशीन लगी हुई है, सीडीएम, कैश डिपॉजिट मशीन, पैसे जमा कराने थे वो भी इस मशीन के माध्यम से हो जाएंगे। आप आगे गए, आपने देखा यहां पे यार एक अपनी पासबुक के कंप्लीशन के लिए मशीन लगी हुई है, यहां और कामों के लिए कुछ मशीनें लगी हुई हैं। कोई बैंक का बंदा वहां बैठा ही नहीं हुआ, कोई बैंक का बंदा नहीं है, कंप्लीटली ये जो एक मशीन के माध्यम से ये ब्रांच रन हो रही है। एक ऐसी बैंक की ब्रांच जहां लोग होते ही नहीं है, बैंक का स्टाफ होता ही नहीं है, कंप्लीटली मशीन्स के माध्यम से रन होता है, उसको हम बोलते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट। समझे इस बात को? अब इसका फायदा पता क्या है? फायदा यह है ये 24/7 है। अब आप बैंक में जाते हो कई बार पैसा जमा कराने, पैसा निकलवाने, तो वो होता है ना कि आप कि अच्छा संडे को नहीं जाना या रात को नहीं जाना। इस ब्रांच में जब मर्जी जाओ, रात को आपको जमा कराने रात को जमा करा दो, सुबह जमा कराने सुबह जमा करा दो, या कुछ और काम कराना है, बैंकिंग सर्विस देनी है वो कर लो। कोई बैंक का स्टाफ नहीं है, प्योरली एंड प्योरली मशीन्स के माध्यम से काम हो जाता है। इसको बोलते हैं हम डिजिटल बैंकिंग यूनिट। आज के टाइम हम यहाँ पे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में इसको काफी सेटअप कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पर इस तरह की सर्विसेज यहाँ पे मिलती रहे। समझे या नहीं समझे? हाँ सर, यहां तक तो हमें ये बात आपकी समझ आ चुकी है कि क्या होते हैं डीबीयू। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने बैंकों के हिसाब से बात करी, पर हमें एक बात आज और पढ़नी है। वो बात पढ़नी है हमें एनबीएफसी के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। काफी सारे बच्चे एनबीएफसी में कंफ्यूजन होती है उनको, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, बट कई बार स्टूडेंट्स को जब अंडरस्टैंडिंग नहीं ना होती तो वो क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाते। तो चिंता वाली बात कोई नहीं है, आज समझ लेंगे हम, अगर किसी को कोई दिक्कत भी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आखिर ये क्या होते हैं। आपने बजाज फाइनेंस हाउसिंग लिमिटेड का नाम सुना है? मैंने तो सुना है। एलआईसी फाइनेंस का नाम सुना है? हाँ। मुथूट फाइनेंस का नाम सुना है? हाँ। मन्नापुरम गोल्ड लोन फाइनेंस का नाम सुना है? हाँ। ये क्या करते हैं?
सर इनसे हमें लोन मिल जाता है आराम से, है ना, कुछ लोन वोन चाहिए होता है तो ये लोन दे देते हैं। पर मेरा सवाल आपसे ये, क्या ये बैंक है? ये बैंक तो नहीं है सर, ये बैंक तो नहीं है, पर काम ये बैंक जैसा ही करते हैं। समझे मेरी बात को? बैंक है नहीं, पर काम ये बैंकों जैसा ही करते हैं। इनको बोलते हैं नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी। काम बैंकों जैसा ही है पर बैंक है नहीं। ठीक है, अब सवाल आएगा कि काम बैंक जैसा है पर बैंक है नहीं, मतलब इनमें और बैंकों में कुछ अंतर हुआ? हां बिल्कुल हुआ, और आपको यहां पे 4-5 अंतर समझने होंगे। अगर आपने 5 अंतर समझ लिए, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे एनबीएफसी का, आप बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए हैंडल कर लोगे। सबसे पहली बात, एनबीएफसी के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। बैंकों के पास होता है, एसबीआई के पास बैंकिंग लाइसेंस है, ये मन्नापुरम गोल्ड लोन या मुथूट फाइनेंस के पास कोई बैंक लाइसेंस नहीं है। पहला फर्क है बैंकिंग लाइसेंस का, बैंकों के पास होगा, इनके पास नहीं होगा। दूसरी बात, बैंक रेगुलेट किए जाते हैं अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उनका कानून है बीआरए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंक उस कानून के अंतर्गत रेगुलेट होते हैं, और एनबीएफसी रेगुलेट होते हैं कंपनीज एक्ट के माध्यम से। कानून अलग अलग हैं, ये बीआरए है, ये कंपनीज एक्ट है। ओके ओके ओके। और क्या अंतर है सर? और क्या अंतर है? बैंक आपका चेक्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब दे कैन इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्फ। एनबीएफसी में ऐसा कुछ नहीं है, एनबीएफसी चेक वगैरह इशू नहीं कर सकते आपके। ओके। चौथा फर्क, अगर आपका बैंक में कुछ पैसा पड़ा हुआ है और कल को बैंक डूब गया, तो आपका 5 लाख तक का रुपया सुरक्षित है। मैं अभी समझाऊंगा इसको डिटेल में, डीआईसीजीसी क्या है, आई विल डिस्कस इन जस्ट 5 मिनट्स। पर एक बेसिक समझ लो, अगर बैंक में आपने पैसा रखा और पैसा आपका बैंक डूब गया, तो ये मत समझना सारा पैसा डूब गया, नहीं नहीं नहीं, 5 लाख आपका सुरक्षित है। बट दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ एनबीएफसी। अगर एनबीएफसी में आपने पैसा जमा कराया और एनबीएफसी डूब गई, तो पैसा डूब गया आपका। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो थोड़े ना हम इसके डिफरेंसेस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं एनबीएफसी के, प्लीज पढ़ेंगे मेरे साथ साथ में। पहला क्या है, एनबीएफसी प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये लोन वगैरह देते हैं बिल्कुल, बट विदाउट होल्डिंग अ बैंकिंग लाइसेंस, कोई लाइसेंस नहीं होता इनके पास। और इनको कानून कौन सा है? इनका कानून है कंपनीज एक्ट 2013, इसके अंतर्गत ये रेगुलेट होते हैं। कुछ फर्क समझना, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है बैंकों और एनबीएफसी में, एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप एनबीएफसी के अंदर अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ये नहीं खुलवा सकते। बैंकों में तो खुलवा ही सकते हो, यहां नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये आएगा, क्या ये सर टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है एनबीएफसी? आंसर इज हाँ, कुछ एनबीएफसी टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, पर डिमांड डिपॉजिट तो कोई भी एनबीएफसी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, दे कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। फिर ये क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकते, ये दे कैनॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्फ, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में भी। साथ ही साथ ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होते। जो 5 लाख वाला डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। प्लस एट द सेम टाइम जो ये रेपो वगैरह के अंतर्गत आपको आरबीआई से पैसा उधार मिल जाता है, ये इनको नहीं मिलता। तो प्लीज फर्क समझो, मैं 6-7 फर्क आपको रिपीट कर रहा हूं। पहला फर्क, इनके पास कोई बैंक का लाइसेंस नहीं होता जैसा नॉर्मली बैंकों के पास होता है। दूसरा, ये आपका कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रेगुलेट होते हैं, ना कि आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत। तीसरा, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट नहीं आप खुलवा सकते, नॉर्मल बैंक में तो खुलवा ही सकते हो। चौथा, ये क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकते। पांचवा, अपने ऊपर जो चेक्स ड्रॉन है उनको दे कैनॉट इशू देम। छठा, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ये पार्ट नहीं होते। सातवां, अगर आपका पैसा डूब गया तो पैसा डूब गया, यहां पर कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस यहां पे नहीं होता। आठवां, जो रेपो रेट और बाकी सब लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज होती हैं जो बैंकों को मिलती हैं, वो इनको नहीं मिलती। अगर आपको ये 7-8 अंतर पता है बैंक्स और एनबीएफसी में, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका एनबीएफसी कॉन्टेक्स्ट में, आप उसको हैंडल कर ले जाओगे। समझे या नहीं समझे? अब एक बच्चों की मतलब 2 चीजें बची हैं। एक तो मुझे आपको बताना है कि डीआईसीजीसी क्या है, आई विल डिस्कस इन जस्ट 5 मिनट्स। और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि एनबीएफसी को रेगुलेट कौन करता है। देखो समझो, एनबीएफसी ना को रेगुलेट हमेशा आरबीआई नहीं करता। किस प्रकार की एनबीएफसी है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उसका रेगुलेटर कौन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे देखना, जैसे ये कुछ आपकी एनबीएफसी जैसे लोन कंपनीज हैं,
आपका एसेट फाइनेंस कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, इन सब को तो आपका आरबीआई आपका रेगुलेट करेगा। बट इसके अलावा कुछ और एनबीएफसी, जैसे फॉर एग्जांपल हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होंगे जो हाउसिंग के लिए लोन वगैरह देते हैं, उनको रेगुलेट करता है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक। फिर आपके कुछ वेंचर कैपिटल, स्टॉक ब्रोकिंग जैसी आपकी एनबीएफसी होती हैं, इनको रेगुलेट करता है सेबी। आपकी निधि कंपनीज को रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। चिट फंड कंपनीज को रेगुलेट करता है आपके स्टेट गवर्नमेंट। एंड ऐसे आपकी इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करता है आपका जो एडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। एंड लास्ट में जो भी कंपनीज एक्ट के अंतर्गत होती है उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ज्यादातर एनबीएफसी को रेगुलेट आरबीआई ही करता है, पर कुछ ये प्रकार की जो एनबीएफसी है ना, उनके जो भी स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास और अलग अलग संस्थान भी हैं। मेजॉरिटी ऑफ एनबीएफसी आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बट दीज एनबीएफसी आर रेगुलेटेड बाय द अदर रेगुलेटर्स जो कि यहां पे मेंशन्ड है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में वही डाउट होगा कि सर आप वो बता दो इंश्योरेंस वाला। हाँ देखो, पहले मैं बैंकों के हिसाब से समझाऊंगा कि बैंकों में क्या सिस्टम वर्क करता है और एनबीएफसी में ये सिस्टम नहीं है, प्लीज समझना। मान लो जैसे आपने किसी बैंक में पैसा जमा कराया, आई रिपीट किसी भी बैंक के अंदर, ये आपका बैंक आपका फॉरेन बैंक भी हो सकता है, ये बैंक आपका पब्लिक बैंक भी हो सकता, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक भी हो सकता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हो सकता है, उन सबके लिए एप्लीकेबल है। पर ये एनबीएफसी के लिए सिस्टम ये काम नहीं करता। दिस इज नॉट फॉर एनबीएफसी। बैंकों के लिए है, एनबीएफसी के लिए नहीं है, और पैक्स के लिए भी नहीं है, जो हमने पढ़ा था प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। तो पैक्स के लिए काम नहीं करेगा, एनबीएफसी के लिए सिस्टम काम नहीं करेगा, बाकियों के लिए काम करेगा। क्या सिस्टम क्या है ये? देखो, मान लो आपने पैसा जमा कराया बैंक के पास, ठीक है, और कल को बैंक डूब गया, तो क्या आपका पैसा भी डूब गया? आंसर इज नो, पूरा पैसा नहीं डूबा। समझना इस बात को। जब भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हो ना, तो बैंक पता क्या करता है, बैंक आगे उसकी इंश्योरेंस करवाता है। इंश्योरेंस, सवाल आएगा किसके साथ इंश्योरेंस करवाएगा? ये इंश्योरेंस करवाई जाती है आपकी डीआईसीजीसी के साथ। सर ये क्या है डीआईसीजीसी? ये क्या होता है सर डीआईसीजीसी? देखो, डीआईसीजीसी आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये जो डीआईसीजीसी है ना, ये दरअसल में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या है? ये अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब जो कानून से बनी हुई बॉडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी। तो दरअसल में जो डीआईसीजीसी एक्ट था, हमने वो पास किया, इस कानून के माध्यम से इस बॉडी को बनाया गया डीआईसीजीसी को। एंड ध्यान रखने वाली बात यह है, इट इज 100% ओन्ड बाय आरबीआई। इसका डीआईसीजीसी का मालिक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई मालिक है डीआईसीजीसी का, और इसके हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो हुआ पता क्या, जब आपने बैंक के पास पैसे जमा कराया, बैंक ने उसका कुछ इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है। अगर मान लो बैंक कल को डूब गया, तो चिंता मत करना, आपका 5 लाख रुपए तक का पैसा सुरक्षित है। ये फिलहाल लिमिट 5 लाख है। पहले लिमिट 1 लाख हुआ करती थी, पहले और भी कम थी, फिर बढ़ा के 1 लाख किया, अब आज के समय 5 लाख है। अभी बात हो रही है कि इसको 10 लाख करो, अभी हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है, तो अभी 5 लाख ही इसकी लिमिट है। अगर आपने बैंक में पैसा रखा हुआ है अप टू ₹5 लाख, वो इंश्योर्ड है। अगर कल को बैंक डूब जाएगा तो आपको अप टू ₹5 लाख मिल जाएगा। ये क्या मतलब अप टू ₹5 लाख का? देखो, अगर मान लो मैंने 1 लाख रखा था बैंक में और बैंक डूब गया, तो मुझे 1 लाख मिल जाएंगे। 5 लाख रखा तो 5 लाख मिल जाएंगे। 10 लाख रखा हुआ, या 10 लाख रखा हुआ तो 5 लाख तो मिल ही जाएंगे। बाकी मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी गारंटी नहीं है, पर 5 लाख तो जरूर मिल जाएगा, राइट। ये होता है डीआईसीजीसी का कॉन्सेप्ट। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, पता नहीं आपके आ रहा है नहीं आ रहा, मेरे तो आ रहा है, ठीक है। तो मैं अपना सवाल पूछ लेता हूं। मेरा सवाल यहां पे यह है कि सर देखो, जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो फ्री में तो इंश्योरेंस होती ही नहीं। इंश्योरेंस कराने के लिए हमें कुछ प्रीमियम पे करना होता है। यस, हमें कुछ प्रीमियम पे करना होता है। आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराई होगी, आपने लाइफ इंश्योरेंस कराई होगी, आप हर महीने या जो भी आपका पीरियोडिक टाइम है उसके ऊपर आप इंश्योरेंस पे करते, सॉरी प्रीमियम पे करते होंगे। और अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनीज आपको बदले में पेमेंट करती हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहां पर भी प्रीमियम तो पे करना है। सवाल आता है कि सर मेरे पैसे का इंश्योरेंस हो रखा है, जो मैंने पैसा बैंक में जमा कराया, क्या ये प्रीमियम मैं पे करता हूं? आंसर इज नो, ना ना ना।
ये प्रीमियम पे करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये प्रीमियम आपका जो बैंक होता है वो पे करता है। बैंक इंश्योरेंस खरीदता है आपके पैसे की, बैंक प्रीमियम पे करता है आपके बिहाफ के ऊपर। समझे नहीं समझे? इसको बोलते हैं डीआईसीजीसी। ये डीआईसीजीसी का सिस्टम आई होप आपको समझ आया होगा। अब ध्यान से समझना, ये जो आपका सिस्टम है ये बैंकों के लिए है, इट इज नॉट फॉर एनबीएफसी। एनबीएफसी में आपने पैसा रखा, डिमांड डिपॉजिट तो रख ही नहीं सकते। मान लो टाइम डिपॉजिट रखा, डिमांड डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती एनबीएफसी। मान लो टाइम डिपॉजिट आपने रखा और एनबीएफसी डूब गई, तो भाई आपका पैसा डूब गया, क्योंकि ये सिस्टम एनबीएफसी के लिए और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो पैक्स होती हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बैंकों के लिए सिस्टम ये एप्लीकेबल है। आई थिंक इसमें ये मेंशन होगा कहीं पे, ठीक है, कहीं पे यहां पे मेंशन होगा। ठीक है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको वहां पे बता ही दिया उसके रिगार्डिंग। फिर कोई बात नहीं अगर नहीं मेंशन है, मैंने आपको वो स्लाइड में मेंशन कर ही दिया वो वाली बात। ठीक है, हाँ। बाकी एक बात और मैं आपको बता देता हूं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, या एक सेकंड, इसके इसके नीचे हो सकता है, बस एक मिनट देख लेता हूं, नहीं तो फिर मैं नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई आगे पीछे होगा। ठीक है, अगर आप पढ़ना होगा देख लेना। मैं आपको क्या कहने वाला था, हम्म, हाँ हाँ, एक बात मैं आपको और बता देता हूं। देखो एनबीएफसी को भी ना क्लासिफाई किया गया है, इनको ना हमने 4 लेयर के अंदर क्लासिफाई किया होगा। अभी पिछले 2 साल पहले ही हुआ है ये बात। हुआ पता क्या, कि एनबीएफसी में भी कुछ खतरे होते हैं। हाँ, तो हमने ना एनबीएफसी को लेयर्स में डिवाइड कर दिया। इनका 4 लेयर क्लासिफिकेशन आप यहां पे देखोगे, 4 टीयर क्लासिफिकेशन आप यहां पे देख पाओगे। सबसे नीचे है एनबीएफसी की बेस लेयर। ठीक है, ये छोटी एनबीएफसी जो होंगी यहां पे रखी जाएंगी। थोड़ा मिडल लेयर के अंदर यहां पे आएंगी फिर एनबीएफसी मिडल लेयर, एक है एनबीएफसी अपर लेयर। यहां पर ना जैसे मान लो आरबीआई को थोड़ा डर है कि हाँ यार कि कोई एनबीएफसी थोड़ा रिस्क के ऊपर है या काफी रिस्की हो सकती है देश के लिए, मतलब अगर वो डूब गया तो कहीं ना कहीं इस तरह से हमने इनकी लेयरिंग करने की कोशिश करी है, ताकि ना हम उनका रेगुलेशन उसके हिसाब से कर पाए। जो छोटी एनबीएफसी उनके ऊपर ज्यादा रेगुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये होते हैं स्केल बेस्ड रेगुलेशन, इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया। कैसे आपने स्केल में कैसे डाला, उनके साइज और इंपॉर्टेंस के हिसाब से। अगर कोई एनबीएफसी बहुत बड़ी है तो भाई वहां पे बहुत ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत है उसकी। कल को वो डूब गई तो देश की अर्थव्यवस्था डूब सकती है। सो दैट इज वाई हम इंश्योर करते हैं कि जो बड़ी, जो ज्यादा सिग्निफिकेंट एनबीएफसी हैं उनके ऊपर रेगुलेशन ज्यादा रखो। ठीक है ना। अगर जैसे आपने ना आईएलएफएस क्राइसिस सुना होगा, आज से 8-9 साल, मतलब 2018 की बात है अगर मैं गलत नहीं हूं, तो उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस आईएलएफएस क्राइसिस हुआ था और उससे हमारा पूरा सेक्टर बड़ी दिक्कत में आ गया था। तो भाई अगर इतनी बड़ी बड़ी आपकी एनबीएफसी हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत हेवीली डिपेंडेंट है, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट निगरानी रखो, उनके ऊपर रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। पर कोई छोटी एनबीएफसी है उनके ऊपर अननेसेसरी रेगुलेशन मत रखो। सो दैट इज वाई हमने क्या किया है कि जो छोटी एनबीएफसी होंगी उनके ऊपर कम नॉर्म्स लगेंगे, जो सिग्निफिकेंट आपका एनबीएफसी है उनके साइज के हिसाब से उनके ऊपर ज्यादा स्ट्रिंजेंट हम रेगुलेशन यहां पे रखेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, डिफरेंशिएटेड अप्रोच। हम यहां वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं अडॉप्ट कर रहे, सबके ऊपर सेम रेगुलेशन नहीं लग रहे। छोटी एनबीएफसी पर कम रेगुलेशन, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एनबीएफसी उनके ऊपर बड़े रेगुलेशंस लगेंगे। इस बात का आप यहां पे ध्यान में रखेंगे। आई होप ये जो एनबीएफसी का कॉन्सेप्ट था ये आपको यहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, है ना। हाँ, तो ये बात होगी हमारी पूरी हमारी एनबीएफसी के कॉन्टेक्स्ट में। आई होप ये जो क्लासिफिकेशन था ये आपको यहां पे समझ आया होगा। ठीक है, बाकी ये पीएसएल के बारे में भी आप यहां पे एक बार गो थ्रू कर लेना, मैंने आपको मीनिंग तो समझा ही दिया हुआ है। और यहां पे ये बात जो थी ना वो आपकी पीएसएल की, चलो मैं बता ही देता हूं आपको। हाँ, आपको याद है ना मैंने आपको सेक्टर्स लिख के दिए थे। हाँ, इधर देखो कहां गया पीएसएल। पीएसएल भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहां से है पीएसएल। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब क्या है, लेंडिंग का वो हिस्सा जो आपने कुछ सेक्टर्स को देना है। आपको याद होगा मैंने आपको सेक्टर्स लिख के दिए थे ऊपर, ये सारे वही सेक्टर है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स।
अदर्स की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, वीकर सेक्शन आ जाते हैं, 1 लाख से कम वाले आ जाते हैं, बहुत सारे सेक्शन आ जाते हैं उसके अंदर। तो यहां पर अगर हम बात करें ना, देखो यहां पर भी ना इन्होंने अपडेट नहीं किया है, मैं आपको अपडेट करा देता हूं, प्लीज देखना। आरआरबी के लिए जो है ना इट इज 75%, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए आपका ये 60% है। इसको प्लीज अपडेट कर लो, ठीक है। ये अपडेशंस यहां पे आप करना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में 60%, आरआरबी के लिए 75%। बाकियों के लिए जैसे मैंने आपको कमर्शियल, आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की बात करी थी, उनका 40% रहता है। आपके फॉरेन बैंक्स की बात करें, चाहे 20 से कम ब्रांचेस हो या 20 से ज्यादा, इनका 40% रहेगा। ये अलग अलग पता क्यों लिखा, आगे सब क्लासिफिकेशन अलग है। अगर मान लो कोई विदेशी बैंक है, अब हो सकता है उसकी भारत में बहुत कम ब्रांचेस हो सकता है उसकी 20 से ज्यादा ब्रांचेस हो। अब करना दोनों को 40% ही है जो आपको इन सेक्टर्स को देना है, पर फर्क पता कहां पर है। अब देखो यार, हर कोई फॉरेन बैंक की जरूरत थोड़ी है कि उनकी ब्रांच आपके गांव में भी होगी कि वो एग्रीकल्चर को भी लोन दे पाए। तो उनको बोला जाएगा कि कोई बात नहीं, आप एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा लोन दे दो। तो हमने ना 40% में भी क्लासिफिकेशन कर रखी है कि अच्छा किसानों को कितना जाएगा, एमएसएमई को कितना जाएगा, इस तरह से। तो इसीलिए क्या होता है, देना 40% ही है, चाहे फॉरेन बैंक के 20 से कम ब्रांचेस है या ज्यादा ब्रांचेस है, देना 40% ही है। फर्क बस ये कर दिया है कि उनकी सब क्लासिफिकेशन हमने अलग कर रखी है। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए 40%, फॉरेन बैंक्स के लिए 40%, आरआरबी के लिए 75%, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 60%। और एक आखिरी चीज और प्लीज सुनना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी ये 60% है। इसको भी लिख लेना। आई रिपीट, पहले ये नंबर भी 75% की बात थी, पर 2025 के अंदर बोला गया कि इसका 75% नहीं, इसको यहां पे 60% होना चाहिए। तो प्लीज इसको भी आप करेक्ट करना। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स भी 60% होगा और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी 60% होगा। पहले ये 75% थे, पर अभी ऐसा नहीं है, अभी दोनों के लिए 60% है, आरआरबी के लिए 75% है। राइट। तो ये कुछ बातें थी जो आज के सेशन में हमें डिस्कस करनी थी। इसके मनी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस हम आगे करेंगे और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है मॉनेटरी पॉलिसी के साथ इसको लिंक करके हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।